Okay. So yes, I hope my screen is also visible to you guys, right? Yes, sir. Yes. Okay. Thank you. So yes. So सबसे पहले तो बात करते हैं. अच्छा, this session will be and this whole course will be in हिंदी and English combination. ठीक है. हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन मैंने इसलिए बोला बिकॉज आप जानते हो आईटी की फील्ड में आपको इंग्लिश को भी थोड़ा थोड़ा साइड बाय साइड क्रैप करना होता है. ठीक है. तो हिंदी इंग्लिश दोनों के कॉम्बिनेशन चलेगा. बट अगर आपको कहीं पे भी कोई ऐसी वर्ड है या कोई भी ऐसी लाइन है जो समझ में नहीं आएगा, यू कैन जस्ट लेट मी नो एंड मैं उसको वापस से क्या करूंगा, आपको इजी वे में एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, सो दैट आपकी वो अंडरस्टैंडिंग हो जाए. सबसे पहले तो बात करते हैं व्हाट टू एक्सपेक्ट इन एग्जाम. सबसे पहले तो अगर मैं सीसीएनए की बात करूं तो सीसीएनए इज एंट्री लेवल एग्जाम, जो जिससे कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है. और इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ में यू कैन जस्ट एंट्री गेट इनसाइड दिस नेटवर्किंग डोमेन. आपको पहले नेटवर्किंग में कोई एक्सपीरियंस नहीं था. आप इससे पहले तक या फिर हो सकता है कि आप आईटी लेवल की या डेस्क सपोर्ट की जॉब करते होंगे. ठीक है. सो दिस इज अ गुड स्टार्ट फॉर यू टू जंप इनटू द नेटवर्किंग डोमेन. अपनी स्किल्स को एनहांस करके आप सीसीएनए सीसीएनपी के एग्जामिनेशन या उसकी स्टडी मटेरियल को, कंटेंट को पढ़ के, सीख के, समझ के आप नेटवर्किंग डोमेन इजीली क्या कर सकते हो, जंप इन कर सकते हो. ठीक है. अच्छा, ये डेस्कटॉप सपोर्ट से थोड़ा सा आपके लिए एनहांसमेंट होगा जस्ट बिकॉज क्योंकि आपकी जो स्किल सेट है वो डेस्कटॉप सपोर्ट में केवल एक डेस्कटॉप पीसी और लैपटॉप इन सब की ट्रबल शूटिंग तक रह जाती है. जबकि आप नेटवर्क के अंदर जब आते हो तो आपके पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन होते हैं. आपके पास सिक्योरिटी में जाने का ऑप्शन होता है, आपके पास फायरवॉल में सीखने का ऑप्शन होता है, आपके पास अदर कॉन्फ़िगरेशन का भी ऑप्शन होता है. ठीक है. जब भी अभी हम बात कर रहे हैं सीसीएनए एग्जामिनेशन के लिए. ठीक है. तो सीसीएनए एग्जाम आपकी सिस्को कंपनी के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है. आप सिस्को कंपनी cisco.com पे वेबसाइट पे जाके आप वहाँ पे जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं. 300 समथिंग यूएसडी की कॉस्ट होती है एंड यू कैन जस्ट गिव इट द एग्जाम. और उसको क्लियर करने के बाद में आपको एक सर्टिफिकेट असाइन हो जाता है सिस्को की साइड से, जो कि 3 साल तक के लिए वैलिड होता है. 3 साल के बाद में आप उससे चाहो तो री एग्जाम के थ्रू रीवेरीफाई कर लो, या फिर आप सीसीएनए से आगे बढ़ के सीसीएनपी के किसी एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए अप्रोच कर सकते हो. ठीक है. तो सीसीएनए 200 301, जैसे आपने जब भी बुक्स देखी होंगी, है ना, तो बुक्स पे हमेशा वर्जन मेंशन होता है. जैसे आपने 10th में 12th में मैथ्स या साइंस की बुक्स पढ़ी होंगी, उसमें हमेशा वर्जन मेंशन होता है. तो वर्जन बेसिकली ये बताता है कि हमने पुराने वाली बुक्स में कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ चेंजेस करने थे, हमने नई वाली बुक में वो सारे के सारे चेंजेस अप्लाई करते हैं. तो हमेशा जब भी आप बुक वगैरह परचेज करने जाते होंगे अपने ब्रदर या सिस्टर के लिए, तो उसमें हमेशा लेटेस्ट वर्जन या लेटेस्ट ईयर आप देख के वेरीफाई करते हो. फरवरी 2020 के अराउंड ये सीसीएनए का नया वर्जन आपका रिलीज हुआ था. एंड इससे पहले तक जो एग्जामिनेशन कोड था 200 125 था. अभी जो लेटेस्ट एग्जाम कोड है वो है 200 301, दिस वन. और ये जो 200 301 एग्जाम कोड है, दिस इज फॉर सीसीएनए. तो सीसीएनए का अगर आप पढ़ने भी जाओगे तो आपको एग्जाम कोड कौन सा अपियर करना पड़ेगा, 200 301. ठीक है. इस सीसीएनए एग्जाम के अंदर आपके पास बहुत सारे कंटेंट आते हैं, जिससे आपकी नेटवर्किंग की नॉलेज, बेसिक्स नेटवर्किंग के जो उसमें स्विचिंग का क्या इन्वॉल्वमेंट होता है, लोकल एरिया नेटवर्क में कैसे आप इस नेटवर्किंग को इन्वॉल्व करते हो, आप राउटर लेवल पे कैसे इस नेटवर्किंग को इन्वॉल्व करते हो. ठीक है. और उसमें ऑटोमेशन और प्रोग्रामेबिलिटी का क्या इन्वॉल्वमेंट रहता है, ये सारी की सारी चीजें आप एग्जाम के सिलेबस से पढ़ोगे. अच्छा, पॉइंट आता है हु शुड एनरोल. किसको एनरोल होना चाहिए. सबसे पहले तो इसको एनरोल होना चाहिए जिसको अपना कैरियर एनहांस करना है, अपनी स्किल सेट में इंप्रूवमेंट लाने. ठीक है. तीसरी चीज हो गई, जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं एज अ नॉन आईटी इंजीनियर, या ऐसा ऐसा नॉन आईटी जॉब कर रहे हैं और वो आईटी में स्विच करना चाहते हैं, तो दिस इज अ गुड वे टू स्टार्ट. यहाँ से आप स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले तो जब हम डिस्कस करेंगे तो उस डिस्कशन में हमारे पास उस लेवल से हम इसको पिक करेंगे जहां से आपके नॉन आईटी वाले लोग भी इसको ग्रैब कर पाए, समझ पाए कि अगर मेरी दो डिवाइसेस के बीच में ओवर द इंटरनेट अगर डेटा ट्रांसमिट हो रहा है तो वो किस तरीके से हो रहा है. डेटा को अलग अलग ओएसआई मॉडल और टीसीपी आईपी मॉडल की लेयर के थ्रू हम समझेंगे कि एक डिवाइस से जब दूसरी डिवाइस में डेटा पास हो रहा है तो कौन कौन से पैरामीटर से होके गुजर रहा है और कौन कौन सी लेयर पे क्या क्या काम हो रहा है. फिजिकल लेयर पे जब हम आते हैं, अभी आगे जाके आप पढ़ोगे मल्टीपल लेयर्ड मॉडल्स के बारे में, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि डेटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में कैसे जाता है. ये आपका इम्प्लीमेंटेशन होता है लोकल एरिया नेटवर्क में एज वेल एज इंटरनेट पे, जो कि आप ओपन इंटरनेट आज के टाइम पे लगभग सब लोग यूज करते हैं. ठीक है. तो एज ए नॉन आईटी पर्सन, अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है
कि एग्जाम एग्जैक्टली ये सारी की सारी चीजें कैसे काम करती हैं। सो वी आर गोइंग टू गो थ्रू विद वेरी वेरी बेसिक। ठीक है, इनिशियली हम आपको अच्छे से टाइम देंगे तो दैट एटलीस्ट आपका बेस क्लियर हो जाए। और सिस्को कहता भी यही है, सिस्को कि अगर आप एग्जाम के पूरे सिलेबस को देखोगे जाके तो उसमें सबसे पहला जो सेगमेंट होता है वो नेटवर्क फंडामेंटल का ही आता है। तो नेटवर्क फंडामेंटल से उनका मेन इंटेंशन यही होता है कि अगर इस एग्जाम को कोई नॉन आईटी पर्सन भी अप्रोच करने का ट्राई करे तो उसको भी एटलीस्ट फंडामेंटल तो क्लियर होने चाहिए। इसीलिए इस पूरे एग्जाम का एक मैंडेटरी सेक्शन बना दिया नेटवर्क फंडामेंटल, जिससे कि आपके फंडामेंटल्स क्लियर क्लियर हो जाए नेटवर्किंग को लेके। आपको पता चल जाए कि आईपी एड्रेसिंग क्या होती है, आपको पता चल जाए पब्लिक आईपी प्राइवेट आईपी क्या होती है, आपको ये आइडिया हो जाए जो नेटवर्किंग में केबल यूज होती है वो कौन कौन सी होती है, नेटवर्किंग में डिवाइसेस को कनेक्ट कैसे करते हैं, कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, कौन सी डिवाइस कैसे काम करती है, ये सारे के सारे चीजें आपके बेसिक फंडामेंटल में क्लियर हो जाता है। इसके बाद जाके आप क्या करते हो, लोकल एरिया नेटवर्क मतलब किसी ऑफिस, किसी बिल्डिंग या किसी एक क्लोज एनवायरनमेंट के अंदर सारी के सारी डिवाइसेस कैसे काम करते हैं। जैसे एक ऑफिस के अंदर मान लो 100 लोग हैं, ठीक है, और उन 100 के 100 लोगों के पास में अपने अपने कंप्यूटर सिस्टम है। वो सारे के सारे लोग आपस में डेटा का कम्युनिकेशन या डेटा का शेयरिंग कैसे करेंगे, ठीक है। और इसके साथ ही साथ ये लोग आपस में डेटा शेयरिंग करने के साथ ही साथ जब इंटरनेट पे किसी यूजर को डेटा शेयर करना होगा तो वो कैसे करेंगे। ये सारी की सारी चीजें बेसिक चीजें आपकी अ, आगे के कोर्सेज में कवर होंगी। एंड साथ ही साथ आप इंटरनेट पे आपने बहुत कीवर्ड सुना होगा राउटर। तो इस सीसीएन एग्जाम के अंदर हम राउटर के ऊपर भी मल्टीपल राउटिंग प्रोटोकॉल के थ्रू राउटिंग परफॉर्म करके देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारे पास जो अलग अलग तरह के राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं, कौन सी सिचुएशन में हमें कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करना पड़ेगा, ठीक है। स्टैटिक कैसे करते हैं, मैनुअली ये राउटिंग कैसे करते हैं, ऑटोमेटिक मतलब डायनेमिक राउटिंग कैसे परफॉर्म करते हैं, सो ऑन, ठीक है। इसके बाद में सिक्योरिटी कुछ फंडामेंटल्स एंड ऑटोमेशन की ओर मूव कर देंगे। हम बात कर रहे थे हु शुड एनरोल टू फॉर दिस सर्टिफिकेशन। तो एक ऐसा पर्सन जो कि ऑलरेडी एक आईटी बैकग्राउंड से है, या फिर एक ऐसा पर्सन जो कि एक नॉन आईटी बैकग्राउंड से पहले रहा है और वो आईटी में स्विच करना चाहता है, ठीक है। बिकॉज अगर मैं स्पेसिफिकली आपसे बात करूं तो यू शुड ऑलवेज हैव सम स्किल्स। आपको अपनी स्किल्स पे जरूर से जरूर काम करना चाहिए। बिकॉज अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, ठीक है, तो एट सम डे कोई ना कोई एक बेटर पर्सन आपको आके रिप्लेस कर ही देगा। और अपनी स्किल्स को आईटी में आपको हमेशा एनहांस करते रहना चाहिए। यू नीड टू ब्रश अप योर स्किल्स कंटिन्यूअसली। अगर आपने सीसीएनए एग्जाम कंप्लीट कर ली, सीसीएनए की पढ़ाई आपकी आपकी हो सकता है कि काफी सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सीसीएनए की काफी सारी चीजों के बारे में पढ़ा होगा। उनको पता है सीसीएनए के अंदर जो जो प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे डीएचसीपी हो गया, डीएनएस हो गया, है ना, और ओएसपीएफ हो गया, है ना, इन सारे के सारे राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में उनको ऑलरेडी आइडिया होगा। तो जब ये एग्जाम के बारे में, एग्जाम सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, पूरी सीसीएनए का कोर्स कंप्लीट करेंगे, तो उनकी जो नॉलेज है वो और एनहेंस हो जाएगी, एक लेवल ऊपर चली जाएगी। उनको जो जो नई चीजें नहीं पता होंगी उन वो भी क्या होंगी, इंक्रीज होंगी, सो दैट दे कैन प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट एग्जामिनेशन सीसीएनपी, और दे कैन आल्सो प्रिपेयर सम काइंड ऑफ फायरवॉल ट्रेनिंग्स, ठीक है। तो एंट्री लेवल अगर आपको नेटवर्क इंजीनियर के ऊपर मूव करना है, ठीक है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के रोल पे जाना है, ठीक है, नेटवर्क सपोर्ट टेक्नीशियन हो गया, हेल्प डेस्क टेक्नीशियन हो गया, नेटवर्क सपोर्ट इंजीनियर हो गया, ये सारे के सारे रोल के लिए आप यहाँ से इसे कंप्लीट करने के बाद में फर्दर शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो फॉर सो ओके, किसी को कोई डाउट हो यू कैन क्विकली रेज योर हैंड, ठीक है, एंड एक एक करके हम फिर डाउट्स पे भी डिस्कशन करना शुरू करें, ठीक है। मैं वन बाय वन एक एक का नाम ले लूंगा एंड आप अपने डाउट्स फिर पूछ के मूव फॉरवर्ड। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है वो तो बताओ। ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट द सीसीएनए, व्हाट एग्जैक्टली हम सीसीएनए जब बोलते हैं तो बेसिकली सीसीएनए स्टैंड फॉर सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट लेवल एग्जामिनेशन। ये एक बिगनर लेवल का सर्टिफिकेशन है जो कि सिस्को कंपनी प्रोवाइड करती है आफ्टर कंप्लीटिंग देयर एग्जाम। एग्जाम में जब बैठोगे जाके 120 मिनट्स का एग्जाम होगा, और लगभग 82.5% आपको स्कोर करना होता है एग्जाम को क्लियर करने के लिए, ठीक है। मतलब 825 मार्क्स आ गए आपके 1000 में से, तो आपका एग्जाम क्लियर माना जाता है, आपको सर्टिफाइड माना, सिंपल। सर्टिफिकेट की जाओगे तो दिस इज अ सैंपल, एक सैंपल है। जब आप लेने जाओगे तो इस तरीके से सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे आपका नाम होगा, दिस इज सैंपल, दिस एक एडिट के थ्रू बनाया है। एंड यहाँ पे आपके सर्टिफिकेट की डेट,
और उसकी वैलिड डेट कब जाएगी, कब तक वैलिडिटी है, एंड आपका एक सिस्को आईडी यहाँ पे मेंशन होगी। ठीक है, इसको फिर आप अपने लिंक्डइन और बाकी सारी लोकेशन पे उसको अटैच करके, सर आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है क्या सबको? आ रही है हेलो। आवाज। आवाज आ रहा है आ, सर। आ रही है सर, आ रही आ है। रही है, आवाज आ आ रही रही है है। ना, अच्छा ठीक है। अच्छा एक जी काम सर। करो ना, जस्ट समवन जस्ट ड्रॉप अ मैसेज इन द चैट बॉक्स सो दैट शशांक एक बार देख लेना, तो अपनी साइड से जो भी प्रॉब्लम वो ठीक कर ले। ठीक है, तो दिस वाज द सर्टिफिकेशन एग्जांपल। अगर हम एग्जाम के डिस्क्रिप्शन के बारे में जाते हैं, अच्छा दिस एग्जाम डिस्क्रिप्शन इज पब्लिकली अवेलेबल। आप वहां पे जाके सिंपल गूगल पे डालोगे CCNA 200-301 एग्जाम सिलेबस PDF, तो आपको एक सिस्को का एक सिस्को लर्निंग का एक पेज दिख जाएगा, उस पर क्लिक करोगे, PDF फॉर्मेट में इसको डाउनलोड कर सकते हो। और मैं आपको चैट बॉक्स में भी एक लिंक दे दूंगा जिसके थ्रू जाके वहां पे खुद से वेरीफाई कर सकते हो। मेन मेन जो एग्जाम के टॉपिक्स होंगे उनमें आपका आपका मेन आएगा नेटवर्क फंडामेंटल्स। ठीक है, नेटवर्क फंडामेंटल के साथ में नेटवर्क एक्सेस, नेटवर्क एक्सेस के बाद में आपका आता है IP कनेक्टिविटी, IP सर्विसेज, सिक्योरिटी फंडामेंटल, ऑटोमेशन, प्रोग्रामिंग। अगर मैं आपको थोड़ा सा एक रॉ आइडिया देने का ट्राई करूं, तो देखो फंडामेंटल इज बेसिकली ऑल अबाउट माय बेसिक्स। ठीक है, कि मेरे बेसिक कितने क्लियर है, मुझे कितना आइडिया है कि जो डिवाइसेस हैं आपस में जब काम कर रहे हैं, ठीक है, या उनके बीच में कोई केबल यूज हो रही है या कोई वायरलेस डिवाइस यूज हो रही है, तो वायर्ड और वायरलेस डिवाइसेस कैसे काम करेंगे, है ना। ये सारे के सारे आपके इस फंडामेंटल में क्लियर हो जाएंगे जब भी आप किसी नेटवर्क के अंदर जाओगे। ठीक है, या किसी कंपनी में एज अ नेटवर्क इंजीनियर काम करने जाओगे, तो उसमें ऑलरेडी एक स्टैब्लिश्ड नेटवर्क होगा, उसमें ऑलरेडी एक नेटवर्किंग काम कर रही होगी। आपको पहले जाके वहां पे उस नेटवर्क को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि नेटवर्किंग में कौन कौन सी केबल कहाँ पे कनेक्ट होती है। स्विच है अगर मेरे पास कोई डिवाइस, तो स्विच के अंदर जो पोर्ट्स होंगे उनका क्या नेमिंग कन्वेंशन होता है। अगर मुझे किसी डिवाइस का CLI एक्सेस लेना है उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए, तो कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे, कॉन्फ़िगर करने के लिए कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज होते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे बेसिक जो फंडामेंटल है ना आपके, ये आपके इसी में ही क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। एंड इस बेसिक फंडामेंटल को क्लियर करने के बाद में, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आप शिफ्ट कर सकते हो अपने सेकंड पैरामीटर के ऊपर, विच इज योर नेटवर्क एक्सेस। मैंने इसे नेटवर्क एक्सेस, तो आपको ये चीज क्लियर रखनी है, नेटवर्क एक्सेस से मेरा मतलब है लोकल लोकल एरिया नेटवर्क में जब आपका ट्रैफिक पैकेट ट्रैवल करता है तो किस तरीके से प्रोसीड करता है। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे ऑफिस के अंदर एक यूजर ये है, दूसरा यूजर ये है, तीसरा यूजर ये और चौथा यूजर ये। इन चार लोगों को आपस में कम्युनिकेट करना है। तो इनको कम्युनिकेट करने के लिए हम, एक ऑप्शन ये है कि भाई हम सबको क्या करें, केबल से कनेक्ट कर दें एक दूसरे से, तो ये भी एक कनेक्टिविटी हो गई, है ना। इससे भी तो क्या होगा, इनके बीच में डेटा शेयर हो जाएगा ना। और अगर हम इस ऐसा ना करें, हम क्या करें, हम ऐसा ना करके हम इनके बीच में जो कनेक्टिविटी है वो क्या करें, इस तरीके से ना करके एक नेटवर्किंग डिवाइस ले लें, किस नाम से, स्विच नाम से, और उस स्विच डिवाइस की कनेक्टिविटी सब लोगों को करते हैं। तो इससे भी ये सारे के सारे लोग क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जब इस तरीके से मल्टीपल डिवाइसेस जो कि एक ऑफिस के अंदर, एक रूम के अंदर, या किसी ऑफिस के किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर आपस में कम्युनिकेट करने के लिए कॉन्फ़िगर की जाती है, हम इस नेटवर्क को बोलना स्टार्ट कर देते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, लैन नेटवर्क। और ये जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ये आपके किसी एक ऑफिस, किसी एक बिल्डिंग कह सकते हो आप, है ना। अगर सपोज आपके आपके स्कूल में या कॉलेज में जो कंप्यूटर लैब थी, वो भी आप कंसिडर कर सकते हो एग्जाम्पल एक लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो लोकल एरिया नेटवर्क हमेशा आपके ऑफिस प्रोमाइसेस के अंदर वाले कंप्यूटर्स को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए बनाया गया नेटवर्किंग का स्ट्रक्चर। तो नेटवर्क एक्सेस जो सेगमेंट है ना आपका सेकंड वाला, इसके अंदर इस लोकल एरिया नेटवर्क में मतलब जो डिवाइस आपस में कम्युनिकेट कैसे करती है मेरे ऑफिस के अंदर, मतलब मेरे पास एक सिस्टम रखा हुआ है, मेरे ऑफिस में मेरा कॉलीग है उसके पास में एक सिस्टम रखा हुआ है। हम दोनों जब एक दूसरे को पिंग कर पा रहे हैं, वो कैसे कर पा रहे हैं, और हम दोनों जब एक दूसरे को डेटा शेयर कर रहे हैं तो कैसे कर पा रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको नेटवर्क एक्सेस वाले सेगमेंट में क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि आपके पूरे एग्जाम का 20% एरिया कवर करता है, मतलब पूरे एग्जाम का 20% आपका इस सेगमेंट से ही आता है। देन इट कम्स टू द IP कनेक्टिविटी सेगमेंट। IP कनेक्टिविटी बेसिकली आपकी राउटिंग को डिनोट करता है। दैट मीन्स जब भी आप
देखते हो तो आपने हमेशा सुना होगा कि भाई पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे अलग अलग नेटवर्क्स हैं। तो व्हेन आई से नेटवर्क तो उसका मतलब होता है आईपी नेटवर्क। आपने आईपी प्रोटोकॉल के थ्रू पूरे वर्ल्ड में अलग अलग क्या करके रखे हैं, आईपी नेटवर्क क्रिएट करके रखे हैं। और ये दो अलग अलग नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेट करवाना, ये काम किसका होता है, राउटर डिवाइस का होता है। ठीक है। अगर मैं आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का ट्राई करूं, ठीक है, तो आप इसे कुछ इस तरीके से समझ सकते हो। ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो कि एक ऑफिस ये वाला हो गया जिसमें एक स्विच नाम की डिवाइस थी, जिसमें एक, दो और तीन और एक चार यूजर थे। ये सारे के सारे लोग इस स्विच डिवाइस के थ्रू आपस में कनेक्टेड थे और इनके ऊपर इथरनेट केबल यूज हो रही थी। तो ये जो ए यूजर है ये बी को, सी को और डी को डेटा भेज पा रहा था, है ना। ये एक ऑफिस हो गया। इसी तरीके से दूसरा भी ऑफिस होगा ना यहाँ पे, उसके अंदर भी कुछ लोग, कुछ एम्प्लॉयज काम कर रहे होंगे। उन एम्प्लॉयज का आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए उस कंपनी ने भी क्या किया होगा, वहां पे एक स्विच नाम की डिवाइस लगाई होगी और अपने सारे एम्प्लॉयज को उस स्विच डिवाइस से कनेक्ट कर दिया होगा। तो ये आपकी जो दूसरे यूजर थे, ई, एफ, एक्स, वाई, कुछ भी मान लेते हैं, तो ये सारे के सारे, अच्छा, ये जो यूजर्स हैं ऑफिस नंबर 1 के, ये तो आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे होंगे। और ये जो ऑफिस 2 के यूजर्स हैं आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे होंगे। तो ये दो अलग अलग क्या हो गए, आईपी नेटवर्क हो गए। क्या हो गए ये दो अलग अलग आईपी नेटवर्क। ऐसा मैं नेटवर्क को एनडब्ल्यू लिखता हूँ short में, ठीक है, तो उससे थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। तो ये दोनों आपके क्या हो गए, अलग अलग आईपी नेटवर्क हो गए। अच्छा, नेटवर्किंग में हम कहते हैं कि भाई हम सबको क्या करेंगे, आपस में कम्युनिकेट करवाएंगे। दो अलग अलग नेटवर्क्स को, जैसे लोकल एरिया नेटवर्क क्या हो गया ये, मान लेते हैं इसका नाम है 1, लोकल एरिया नेटवर्क 1, और इस वाले का नाम है लोकल एरिया नेटवर्क 2। अरे लोकल एरिया नेटवर्क, अभी मैंने यही तो बताया ना आपको कि सारे के सारे छोटे ऑफिस, एक ऑफिस के अंदर जितने भी पीसी हैं उनको आपस में कनेक्टिविटी मैंने दे दी, तो ये मेरा क्या बन गया, लोकल एरिया नेटवर्क बन गया, एक ऑफिस नेटवर्क बन गया। वैसे ही एक इधर पे भी मैंने सारे ऑफिस के सारे पीसी आपस में कनेक्टिविटी करने के लिए रेडी कर दिए, तो मेरा एक दूसरा लोकल एरिया नेटवर्क बन गया। अब इन दोनों लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्टिविटी देने के लिए, कम्युनिकेट करवाने के लिए हमें एक डिवाइस यूज करनी पड़ेगी, जो मैं सर्कल करके क्रॉस कर रहा हूँ। इस डिवाइस को आप बोलते हो राउटर। ठीक है। तो राउटर डिवाइस कैपेबल है दो लोकल एरिया नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेट करवाने के लिए। अच्छा, दो मैंने गलत बोल दिया। अगर आप ऐसे बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क 3, लोकल एरिया नेटवर्क 4, ऐसे बहुत सारे अगर नेटवर्क भी ले लो ना, तो उनके बीच में भी ये राउटर डिवाइस कम्युनिकेशन कराने के लिए कैपेबल। मतलब अलग अलग ऑफिसेस में जो आपका कम्युनिकेशन होता है, जैसे आपका भी ऑफिस, आपका भी एक ऑफिस है राइट, और गूगल भी क्या है, अपना खुद का उसका ऑफिस होगा राइट, है कि नहीं। तो इसी तरीके से जब भी आप गूगल सर्च करते हो तो बेसिकली आपके पीसी से, आपके लैपटॉप से डेटा कहाँ जाता है, गूगल के सर्वर पे जाता है। और गूगल के सर्वर से आपको क्या आता है, रिस्पॉन्स आता है। तो एक तरीके से गूगल का ऑफिस भी क्या हो गया, एक लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, और आपका ऑफिस भी क्या हो गया, एक लोकल एरिया नेटवर्क हो गया। तो दो लोकल एरिया नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है, राउटर डिवाइस की होती है। अच्छा, आपके एग्जाम में जो ये थर्ड सेगमेंट है, विच इज आईपी कनेक्टिविटी, ये आईपी कनेक्टिविटी सेगमेंट में हम केवल राउटर डिवाइस पे समझेंगे कि राउटर डिवाइस कैसे काम करता है, इस पे कौन कौन से प्रोटोकॉल्स काम करते हैं, कैसे हम इसको यूज में ले सकते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है। तो नेटवर्क एक्सेस बेसिकली आपके लोकल एरिया नेटवर्क को आप सीखोगे पहले, कि सारे के सारे ऑफिस के अंदर कैसे सब चीजें काम करती हैं। फिर आप समझोगे कि ऑफिस के बाहर चीजें कैसे काम करती हैं। ठीक है। और मैंने आपको पहले भी बताया है, पहले काफी सारे स्टूडेंट्स को बताया है, ये दोनों चीजें पढ़ लेने से, ठीक है, आप एक नेटवर्क इंजीनियर तो बन जाओगे। ठीक है। बट आज के टाइम पे आपने देखा है कि हर किसी इंसान को एक मल्टीटास्कर चाहिए। ठीक है। मल्टीटास्कर से मेरा मतलब है एक ऐसा इंसान जिसको अपने डोमेन की नॉलेज हो ही हो तो अच्छा है, साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी होनी चाहिए। सिंस यू बिलोंग टू आईटी डोमेन, तो आपका जो ये एक्स्ट्रा नॉलेज वाला केस है ना, ये बहुत वाइड है, मतलब बहुत वास्ट है। आप बहुत बड़े नॉलेज को आपको रखना पड़ेगा आगे जाके, ताकि आप इस एरिया में अच्छे से ग्रो कर सको। ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने ना चीज चौथा वाला सेगमेंट रख दिया आईपी सर्विसेज नाम से। ठीक है।
अगर मैं बात करूं, आप सबको पता है कि आपने कभी ना कभी आईपी एड्रेसिंग के बारे में जरूर सुना होगा, है ना? कितने लोगों ने आईपी एड्रेसिंग सिस्टम के बारे में नॉलेज है? जरा हैंड रेस करके बताओ मुझे। कितने लोग ऐसे हैं जिनको आईपी एड्रेसिंग के बारे में नॉलेज है, थोड़ी बहुत नॉलेज भी? क्विकली रेज योर हैंड्स। ओके, नॉलेज है। ओके, बेसिक नॉलेज, आईपी एड्रेसिंग आती है, बेसिक, ठीक है। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई 10.0.0.0 इस रेंज का कोई आईपी एड्रेस तो आपने यूज किया होगा ना, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं पे, है ना? और ये आईपी एड्रेसिंग कैसे होती है, कैसे काम करती है, ये सारी की सारी चीजें आप इसमें सीखोगे जाके, है ना? बट आपको मैं छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे दूं। किसी भी मशीन में, है ना, किसी भी मशीन के अंदर आईपी एड्रेस देने के दो तरीके होते हैं, है ना? कितने लोगों को पता है कि किसी भी मशीन में आईपी एड्रेस देने के दो तरीके होते हैं? वो कौन कौन से होते हैं? दैट्स ओके, यू कैन जस्ट unmute yourself and just describe, that's okay। हाँ जी, कौन बताएगा? देखो, काफी सारे लोगों ने चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स किया है, वेरी गुड। आप एक तरीका तो बोलते हो। हाँ हाँ, कौन बोल रहा है? फिर एक मैनुअल होता है, एक डायनेमिक होता है। एक नॉर्मल होता है और एक डायनामिक होता है, एक स्टैटिक होता है और एक डायनामिक होता है। अच्छा, स्टैटिक से मेरा मतलब है ना, स्टैटिक बोल लो या मैनुअल बोल लो, एक ही बात है ना? तो स्टैटिक तरीका होता है कि जब आप आईपी एड्रेस खुद से डिसाइड करते हो कि मेरे ऑफिस के अंदर, चलो मेरा लकी नंबर ये है, मैंने इस लकी नंबर को अपना आईपी एड्रेस बना लिया, ठीक है? तो ये हो गया, आपने अपने पीसी पे आईपी एड्रेस खुद से डिसाइड कर, ठीक है? और एक तरीका होता है, मान लो आपके ऑफिस में केवल 5-6 लोग हैं, तो आप लोग अपने आईपी एड्रेस खुद से डिसाइड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कम लोग जब होते हैं, ये कम आईपी एड्रेस हमें डिवाइड करने होते हैं, शेयर करने होते हैं, तो हमारा मैनुअल तरीका तो सही है, आप अपने हिसाब से अपने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर लो और उसी से काम करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट जब यही चीज आपके बड़े लेवल पे जाती है, जैसे एग्जांपल के तौर पे, आप सब ने मोबाइल हॉटस्पॉट या वाईफाई जरूर यूज किया होगा, है ना? तो क्या मोबाइल हॉटस्पॉट या वाईफाई यूज करते टाइम क्या आप इंटरनेट यूज नहीं करते हो? इंटरनेट तो यूज करते हो ना, मोबाइल हॉटस्पॉट या वाईफाई से कनेक्ट करके। और जब इंटरनेट यूज करते हो, तो आपको कोई ना कोई आईपी एड्रेस भी मिला होगा, है ना? बट वो आईपी एड्रेस आपको मैनुअली कॉन्फ़िगर नहीं करना पड़ता है। आपके घरों में, आपके ऑफिसेज में जितने भी वाईफाई डिवाइस होते हैं, सब में आईपी एड्रेस की जो सेटिंग होती है, वो किस पे सेट होती है? डायनामिक मोड पे सेट होती है। डायनामिक मोड का मतलब है कि आप जैसे ही उस वाईफाई से या उस नेटवर्क से कनेक्ट होंगे, एक नेटवर्क के अंदर एक मशीन रखी होगी जिसको हम बोलते हैं डीएचसीपी सर्वर। ये डीएचसीपी सर्वर क्या करेगा? आपकी मशीन को अवेलेबल रेंज में से एक आईपी एड्रेस दे देगा, ठीक है? तो इस केस में आपने क्या किया? आपने बस वाईफाई से कनेक्टिविटी ही तो करी ना, और आपको आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली किसने दे दिया? इस डीएचसीपी सर्वर ने दे दिया। तो इस तरीके से जब आपको आईपी एड्रेस असाइन होता है, इसमें आपका कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होता है, आपको कुछ मैनुअली खुद से कुछ नहीं करना पड़ता है। इसको हम बोलते हैं डायनामिक आईपी कॉन्फ़िगरेशन। और इसके लिए आपको किसकी जरूरत होती है? एक डीएचसीपी सर्वर, ठीक है? आपके जो होम वाईफाई होते हैं, उस केस में आपका जो वाईफाई डिवाइस होता है ना, इसको एक्सेस पॉइंट डिवाइस भी बोलते हो आप, वो एज अ डीएचसीपी सर्वर क्या कर रहा होता है? काम कर रहा होता है। आपके लैपटॉप से, फोन से जब भी कनेक्ट करोगे तो आपको असाइन करना, ठीक है? तो आपने जैसे एक प्रोटोकॉल के बारे में अभी थोड़ा बहुत समझा, वो है डीएचसीपी प्रोटोकॉल, ठीक है? तो डीएचसीपी प्रोटोकॉल है। अच्छा, इसी तरीके से एक प्रोटोकॉल है, इसका नाम है डीएनएस। कितने लोगों को पता है डीएनएस प्रोटोकॉल के बारे में? किसी को आइडिया है डीएनएस क्या होता है? अच्छा, पहले मुझे हैंड रेस करके बताओ,
कितने लोग नॉन आईटी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं? आप में से कितने लोग नॉन आईटी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो? हैंड रेज करो जस्ट। आपकी मीटिंग में एक हैंड रेज का ऑप्शन होता है ना? या फिर आप चैट बॉक्स में मुझे बता दो। ओके। आईटी, नॉन आईटी, आईटी, ओके, नॉन आईटी, नॉन आईटी, नॉन आईटी, ओके। तो देखो, जो नॉन आईटी वाले होंगे उनके तो सारी की सारी चीजें एकदम ऊपर से जा रही होंगी, है ना? एकदम ऐसा लग रहा होगा सर कि पता नहीं क्या पढ़ा रहे हो, आज फर्स्ट डे है और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा, है ना? बट जो आईटी वाले लोग होंगे उनको थोड़ा थोड़ा क्लियर समझ में आ रहा है। ठीक है। तो आप ये मेरे से एक एक्सपेक्टेशन रखना, मैं आईटी वालों को बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप ओवर द टाइम पढ़ोगे चीजों को, ठीक है, तो हो सकता है आईटी वाले जो लोग होंगे उनको चीजें जल्दी इजीली समझ में आ जाएंगी, और जो नॉन आईटी होंगे उनको थोड़ा सा देर से समझ में आएंगे। ठीक है, तो वो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपको जब तक डाउट आपके क्लियर ना हो जाए उस दिन की क्लास पे, ठीक है, तब तक मैं यहीं पे हूँ। ठीक है, आप भी यहीं पे हो। जब तक समझ में ना आ जाए तब तक मेरे को बता देना। ठीक है। अक्षय, आपका हैंड रेज है, एनी डाउट्स? ओके, इट वाज बाय मिस्टेक। ठीक है। तो देखो, मैं नॉन आईटी वालों को थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ। जैसे डीएससीपी और डीएनएस क्या है? ठीक है, एक अलग अलग तरह के प्रोटोकॉल्स है ना? जैसे कभी भी आप कोई वेबसाइट खोलते हो, जैसे आपने www.facebook.com तो कभी ना कभी खोला हो, है ना? बट इंटरनेट जो है वो किस पे काम करता है? इंटरनेट काम करता है आईपी एड्रेस पे, है ना? तो ये www.facebook.com ये कहाँ पे है हमें नहीं पता है। जैसे आपको अभी आप में से काफी सारे लोग हो सकता है जिन्होंने इस क्लास के पहले या इस क्लास के बाद में अपने किसी फ्रेंड को जरूर कॉल किया होगा, है ना? अगर मैं आपको एक शर्त भी लगाऊं, ठीक है, आई कैन बेट कि काफी सारे लोग ऐसे होंगे जिनको अपने बेस्ट फ्रेंड के नंबर भी नहीं याद होंगे। क्यों नहीं याद होंगे? क्योंकि आपके मोबाइल में एक फोन बुक करके सॉफ्टवेयर होता है जो आपकी हेल्प कर देता है हर बार। तो आपको हर एक इंसान का नंबर याद नहीं रखना पड़ता है, मोबाइल नंबर याद नहीं रखना पड़ता है। आप क्या करते हो, एक अपनी फोन बुक के अंदर उसी नंबर के रिस्पेक्ट में एक नाम सेट कर देते हो, है ना? जिससे कि उस नंबर का आइडेंटिफिकेशन नाम होने की वजह से आप इजिली आइडेंटिफाई करो। सपोज मेरा एक दोस्त है प्रणव, मुझे प्रणव को कॉल करनी है, तो मुझे उस प्रणव का नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, मुझे प्रणव का नाम याद रखने की जरूरत है। मैं अपनी फोन बुक पे जाऊंगा और प्रणव सर्च करूंगा, प्रणव का नाम आ जाएगा, उस पर क्लिक करूंगा, तो कॉल जाएगी उसके नंबर पे जाएगी। ठीक है। तो जो फोन बुक होता है उसमें बेसिकली दो चीजें, दो कंपोनेंट होते हैं। एक तो एक लिस्ट होती है जिसके अंदर आपके सारे के सारे क्या होते हैं, नेम होते हैं। और दूसरा कंपोनेंट जो होता है वो होता है उसके उसके रिलेटेड उसके मोबाइल नंबर, है ना? ऐसी तो होती है ना फोन बुक आपकी, ये पहला यूजर उसका नाम उसका नंबर, दूसरा यूजर उसका नाम उसका नंबर, ऐसे ही होता है। अच्छा, सेम उसी तरीके से जो पूरी दुनिया में जितनी अलग अलग वेबसाइट्स है ना, उन वेबसाइट्स का हमेशा कोई ना कोई क्या होता है, नाम होता है ना? कोई ना कोई नेम होता है। और ये नेमिंग कन्वेंशन आपने हमेशा देखा होगा, डब्ल्यू 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 स्टार्टिंग होता है और लास्ट में डॉट कॉम होता है, कभी कभी डॉट ओआरजी होता है, कभी कभी डॉट को डॉट इन होता है, कभी इन होता है, कभी जीओवी होता है, कभी डॉट यूके होता है। बहुत सारे ऐसे नाम आपको देखने को मिले, है ना? ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपको आइडिया लगता है कि पूरी दुनिया में जितने भी वेबसाइट्स हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं, डोमेन नेम। पूरी दुनिया में जितनी भी वेबसाइट है उनको हम क्या बोलते हैं, डोमेन नेम। जैसे amazon.com क्या है, एक डोमेन नेम है। ठीक है, nwkings.com क्या है, एक डोमेन नेम। अब हमें क्या करना है, हमेशा किसी भी वेबसाइट को विजिट करने के लिए उसका क्या ना याद रखना पड़ता है, डोमेन नेम। बट पूरा जो इंटरनेट है वो किस पे काम करता है, आईपी एड्रेस पे। तो हर एक डोमेन नेम एक आईपी एड्रेस से अटैच होता है। जैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में, आपकी जो फोन बुक में आपका एक नाम एक नंबर से अटैच होता है ना, वैसे ही एक सर्वर होता है आपके पास जिसको हम बोलते हैं डीएनएस सर्वर। और ये जो डीएनएस सर्वर होता है उसमें केवल दो ही कंपोनेंट होते हैं मेनली। एक साइड लिखा होता है वेबसाइट का नेम, जैसे www.facebook.com,
google.com, और आगे google.com का आईपी एड्रेस होगा 1.1.8.8.8.8, एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। तो ऐसा सर्वर जो कि जिसको आप कभी कोई वेबसाइट का नाम दो और वो वेबसाइट का आईपी एड्रेस आपको रिस्पॉन्ड करते, इस सर्वर को हम बोलते हैं डीएनएस सर्वर। और जिस प्रोटोकॉल पे ये सर्वर काम करता है उसको बोलते हैं डीएनएस प्रोटोकॉल। हाँ जी, अभी जो मैंने दो चीजें आपसे डिस्कस करी, ये थोड़ी बहुत समझ में आई? कि जो मैंने दो कंपोनेंट अभी आपसे डिस्कस किए, एक तो डिस्कस किया डीएचसीपी और एक डिस्कस किया डीएनएस, थोड़ा बहुत समझ में आए? डीएचसीपी का क्या रोल होता है नेटवर्क के अंदर, डीएनएस का क्या रोल होता है आपकी डेली लाइफ में, डेली नेटवर्किंग में? हाँ जी, यस सर। कौन सर एक्सप्लेन करेगा, मुझे डीएसपी एक बताओ। बार रिपीट करिए। डीएचसीपी मैं रिपीट कर देता हूँ अभी, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, कोई ऐसा पर्सन जो ये दोनों टॉपिक जो भी मैंने डिस्कस किया आपसे, कोई मुझे रिपीट कर सके, कोई मुझे समझा सके कि भाई डीएचसीपी क्या होता है, और दूसरा कोई इंसान मुझे एक्सप्लेन करेगा डीएनएस क्या होता है, क्योंकि मैंने अभी तो आपको सिखाया है ना। चलो ट्राई करो एक बार जरा, कौन बताएगा भाई डीएचसीपी क्या होता है? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड जस्ट से द नेम। हाँ जी अजीज। सर डोमेन को डीएनएस डोमेन नेटवर्क सर्वर होता है, और डीएचसीपी जो ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस लगाते हैं उसका डोमेन डीएचसीपी होता है। ओके। राइट सर, डीएचसीपी के ऑटोमेटिक आईपी असाइन करता है हमें नेटवर्क में। सपोज जैसे किसी भी नेटवर्क में हमारा एक राउटर है, तो जैसे हम वाईफाई से कनेक्ट होते हैं तो ऑटोमेटिक आईपी हमें एक असाइन हो जाता है, जो भी फ्री आईपी है वो। और जो डीएनएस होता है वो डोमेन से जैसे आईपी टू नेम और नेम टू आईपी को रिजॉल्व करता है। सपोज जैसे हम क्या 888 पिंग करें या फिर हम google.com पिंग करें, तो आंसर हमारा जो होगा सेम ही होगा। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा एक चीज का आप थोड़ा सा और भी ध्यान रखना साइड बाय साइड। सर एक वाई मुझे एक डाउट था डीएससीपी में। एक्चुअली डाउट अच्छा। ये है कि जैसे मिलियंस ऑफ पीपल्स हैं पूरे वर्ल्ड में, हम्म और हम्म, डीएससीपी का जो आईपी एक सेगमेंट रहता है, जैसे एक हर आईपी की एक सीरीज होती है, उसमें एक नंबर ऑफ एक आईपी मान लीजिए एक असाइन के लिए आईपी है। तो हम जो आईपी असाइन करते हैं 1 से लेके 255 के टू 255 के बीच में आईपी असाइन होता है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट क्यों नहीं करता है वो? मतलब अगर मैं ये कंप्लीट नहीं करता इन द सेंस, सॉरी। कॉन्फ्लिक्ट करना चाहिए ना सर, कॉन्फ्लिक्ट होता है ना दूसरे आईपी से। जैसे अगर सपोज मेरे नेटवर्क में कोई 300 यूजर्स हैं, तो मैं आईपी हम्म 255 ही आईपी असाइन कर सकता हूँ। तो उससे ऊपर जो आईपी जाएंगे वो कॉन्फ्लिक्ट होंगे ना। अगर सेम आईपी डालूंगा, अगर मैं मैनुअल, अगर ऑटोमेटिक डालूंगा तो एड्रेसिंग नहीं होगी। तो ये उसका जो गेटवे वर्ल्ड चेंज वाइड जो करेंगे तो नेटवर्क, हाँ जो वर्ल्ड वाइड है जो ऑटोमेटिक आईपी मिलता है, ये एड्रेसिंग कैसे लेता है फिर ऑटोमेटिक में? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा जैसे रवि हमारा जी आप इंटरनेट है एक्सप्लेन करोगे अब। इसमें? हाँ जी अच्छा। सर हाँ उसका वीलैन चेंज करके भी जैसे मान नहीं लो नहीं, इन्होंने बताया 1 से वीलैन लेकर 255 तक। वीलैन हम्म तो अभी हमने असाइन ही नहीं किया ना। हम तो वीलैन तो अगर हम मैनुअल मान लो मेरा नेटवर्क है और मेरे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स अलग अलग हैं, जैसे मल्टीपल, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास में फोन भी है और सीसीटीवी है और चलो, सिस्टम्स हैं, तो मैं मैं नंबर ऑफ थोड़ा वीलैंस सा अलग अलग क्लैरिफाई बना करूँ लूंगा इसमें। और उनको कनेक्ट कर दूंगा, तो वो तो असाइन हो जाएगा ऑलरेडी। लेकिन सिस्टम के लिए कैसे करेगा वो वर्क? हम तो ओके असाइन नहीं करते ना। हमारे पास तो एक राउटर है, मैं कनेक्ट करूंगा या कोई भी और कनेक्ट करेगा, तो एक लिमिटेशन नहीं होती ना उसमें। वर्ल्ड वाइड गूगल कहाँ डिसाइड करता है कि किसका आईपी क्या है? अच्छा हम ठीक तो है, कनेक्ट ओके होते हैं जब लेट मी, सिंपल एक आईपी मिलता है। ठीक है चलो लेट मी क्लेरिफाई द क्वेश्चन। तो हम्म, इंद्रजीत का क्वेश्चन ये था कि जैसे अभी हम एक ऑफिस के अंदर हैं, और उस ऑफिस के अंदर हमने एक डीएचसीपी सर्वर लगा दिया, और मेरे ऑफिस के अंदर अगर 100 लोग थे, तो उन 100 लोगों को आईपी एड्रेस उस डीएचसीपी सर्वर के थ्रू असाइन हो गया। बट पूरे वर्ल्ड में जो आईपी एड्रेस असाइन होता है, मतलब इंटरनेट पे कभी भी आपको कम्युनिकेट करना है, तो आपको एक स्पेशल रेंज यूज करनी पड़ती है जिसको हम बोलते हैं पब्लिक आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं प्राइवेट आईपी एड्रेस और एक पब्लिक आईपी एड्रेस। आगे जाके आप समझोगे क्या रेंज होती है इनकी, कौन से कहाँ पे यूज होते हैं। और मैं भी अगर आपको शॉर्ट में बता दूं ना, जो पब्लिक आईपी एड्रेस होते हैं वो इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए यूज होते हैं, है ना। राइट और सर, आप बिल्कुल। आपका पब्लिक आईपी एड्रेस, हाँ
आपका पब्लिक आईपी एड्रेस अभी राइट नाउ क्या यूज कर रहे हो, जाके देख सकते हो, गूगल पे जस्ट टाइप करना है व्हाट इज माय आईपी एड्रेस। ये एक वेबसाइट है ifconfig.me, इस वेबसाइट पे जाके भी अपना पब्लिक आईपी एड्रेस आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो पूरी दुनिया में पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन हो रहे हैं, जैसे मुझे भी पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन है, अगर मैं मोबाइल डेटा ऑन करूंगा मेरा दूसरा पब्लिक आईपी एड्रेस आ जाएगा, वाईफाई पे दूसरा पब्लिक आईपी एड्रेस है, अगर मैं किसी दूसरे फ्रेंड का हॉटस्पॉट यूज करना स्टार्ट करता हूँ तो मेरा पब्लिक आईपी एड्रेस फिर से चेंज हो जाएगा। तो पूरी दुनिया में पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन कौन करता है? ठीक है, तो देयर इज हाँ अ राइट नेम सर। comes a organization named as IANA। क्या नाम है, फिर से रिपीट करो, IANA। IANA। और ये IANA बेसिकली उस ऑर्गेनाइजेशन का नेम है जो कि पूरे वर्ल्ड में आईपी एड्रेस असाइन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अच्छा आपको ये तो क्लियर है ना कि आपको आईपी एड्रेस चाहिए बाकी डिवाइसेस के साथ में कम्युनिकेट करने के लिए, है ना? तो पूरे वर्ल्ड में आईपी एड्रेस की जो असाइनिंग है, ठीक है, वो किसके थ्रू होती है? आयना के थ्रू होती है। ये IANA बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो कि पूरे वर्ल्ड में आईपी एड्रेस की मेंटेनेंस करती है, किस यूजर को कैसे आईपी एड्रेस असाइन होगा, सारा का सारा काम इसी के थ्रू होता है। इसे और भी बहुत सारे काम करती है, जैसे एएस नंबर प्रोवाइड करना, डोमेन नेम प्रोवाइड करना, सो ऑन। बट अभी अगर मैं सिंपल आईपी एड्रेस पे बात करूं, अगर आप इस वाले लिंक पे क्लिक करोगे तो ये आपको एक ऐसे पेज पे ले जाएगा जहाँ पे आपको ये इमेज दिखेगी, है ना? अब ये पूरे वर्ल्ड में आईपी एड्रेस असाइन करते हैं, तो इनके लिए तो बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा भाई, कंट्रोल करना, कॉन्फ़िगर करना। तो उन्होंने क्या किया है, पूरे वर्ल्ड में अपने 5 डिवीजन बना दिए। ठीक है, यूएस के लिए अलग, है ना, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के लिए अलग अलग बना दिया, अफ्रीका के लिए अलग बना दिया, एशिया के लिए अलग बना दिया और यूरोप के लिए अलग बना दिया। उन्होंने बोला कि आपकी रेंज के अंदर जो भी कंट्री आती है, उस कंट्री में से किसी को भी पब्लिक आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट होगी तो वो अपनी लोकल यूनिट को कॉल करेगा। जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया और बांग्लादेश, चाइना, ये सारे के सारे लोग एपनिक के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये एपनिक ऑर्गेनाइजेशन के पास ये लोग जाएंगे अगर इनको आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट होगी। और आईना ने क्या किया, आईना ने पूरे वर्ल्ड के जितने भी आईपी एड्रेस की रेंज थी उनको इन सब में इक्वली डिवाइड कर दिया और बोला कि भाई ये वाली रेंज आपको यूज करनी है, ये वाली रेंज आपको यूज करनी है। अगर मैं क्लिक करूं, करंटली हमारे पास आईपी एड्रेस की 2 स्पेस है, आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6। तो हम वर्जन 4 की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास पूरी लिस्ट है। ठीक है, कौन सा आईपी एड्रेस किधर पे कब असाइन किया गया, ठीक है, और कहाँ पे इनकी इनकी कितनी आईपी एड्रेस ये असाइन कर चुके हैं, किसके कस्टमर को असाइन कर चुके हैं, सारा का सारा डेटा आपके पास मिल जाएगा। ठीक है, तो इंटरनेट पे कुछ भी छुपा नहीं है, पहली चीज। अगर मैं बहुत सारी वेबसाइट से अभी आगे जाके आप कोर्स में पढ़ोगे ना, तो मैं आपको एक वेबसाइट बताऊं, IP2 लोकेशन करके। तो ये क्या करता है, आपको आईपी एड्रेस की डिटेल दे देता है। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो किसी भी आईपी एड्रेस की डिटेल्स। सपोज मैं 8.8.8.8.8.8 की डिटेल देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसने कहा क्या कि भाई 8.8.8 जो आईपी एड्रेस है गूगल को बिलोंग करता है, यूनाइटेड स्टेट में है, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया की माउंटेन सिटी लोकेशन है, सिटी एक है वहां पे है। इसको गूगल ने यूज कर रहा है अभी। ठीक है, और एक डेटा सेंटर का आईपी एड्रेस है ये। ठीक है, और उस डेटा सेंटर का एएस नंबर, अभी आपको ये भी नहीं पता होगा कि एएस नंबर क्या होता है, जब आगे जाके आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। इतने सारे आईपी एड्रेस गूगल ने परचेज करके रखे हैं। तो इन सारे के सारे आईपी एड्रेस के लिए गूगल को क्या करना पड़ता है, एक फीस पे करनी पड़ती है। किसको? इस आईना ऑर्गेनाइजेशन को। जिस भी रीजन में बिलोंग करता होगा उस यूनिट को, उसको एक फीस पे करनी पड़ती होगी। और आईपी वर्जन 6 एड्रेस हमारे पास बहुत बड़ा स्पेस है, देखो इतने सारे आईपी वर्जन 6 एड्रेस गूगल ने ऑलरेडी परचेज करके रखे हुए। ठीक है, तो अभी क्योंकि अभी हम बेसिक बेसिक डिस्कस कर रहे हैं, है ना, तो मैं ज्यादा इसमें डीप डाइव नहीं करूंगा। तो अभी आई होप अभी आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। पूरे वर्ल्ड में आईपी एड्रेस असाइन करने के लिए एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी है नेम्ड एज IANA, जो कि रिस्पॉन्सिबल है आईपी एड्रेस की असाइनिंग और ये मेक श्योर करने के लिए कि कहीं पे भी आईपी एड्रेस क्या हो, रिपीट ना हो
दो लोगों को सेम आईपी एड्रेस असाइन हो। ठीक है, अभी इसके बारे में और द आगे हम जाके ना और डिटेल में समझेंगे। हाँ जी, अभी डीएससीपी और डीएनएस हमने दो प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कस किया। अच्छा, मेरे को डीएससीपी और डीएनएस दो प्रोटोकॉल डिस्कस करने का मेन एजेंडा ये था, तुम्हें ये समझाना कि ऐसे बहुत सारे नेटवर्किंग के कंपोनेंट होंगे जो कि आपकी जॉब से रिलेटेड नहीं होंगे, बट फिर भी आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको एक और प्रोटोकॉल का नाम बताऊं, उसका नाम है एनटीपी। एक और प्रोटोकॉल का नाम बताऊं तो उसका नाम है एसएनएमपी। एक और प्रोटोकॉल का नाम बताऊं तो आप उसमें कंसिडर कर सकते हो HSRP। ऐसे बहुत सारे अलग अलग क्या है प्रोटोकॉल्स है जिनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम नेटवर्क इंजीनियर जॉब्स, क्योंकि आपकी डिवाइसेस में सही टाइम सेट होना चाहिए। उसके लिए आप एनटीपी प्रोटोकॉल को यूज करोगे। आपकी डिवाइस में जितने भी लॉग जनरेट हो रहे हैं उसको आपको आगे किसी दूसरी मशीन पे स्टोर करवाना पड़ेगा, उसके लिए आपको सिसलॉग प्रोटोकॉल की नॉलेज होनी चाहिए। आपकी मशीनों को आईपी एड्रेस देने के लिए डीएचसीपी की नॉलेज होनी चाहिए। डोमेन टू नेम कन्वर्जन, आईपी एड्रेस कन्वर्जन के लिए डीएनएस की नॉलेज होनी चाहिए। डिवाइस मॉनिटरिंग के लिए एसएनएमपी की नॉलेज होनी चाहिए। हाई अवेलेबिलिटी के लिए एचएसआरपी की नॉलेज होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं जिनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम नेटवर्किंग नॉलेज। तो इसीलिए सिस्को ने क्या किया, अपने चौथे सेगमेंट के अंदर, मतलब जो आईपी सर्विसेज वाला सेगमेंट रखा है, इसके अंदर आप बहुत सारे वेरियस डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के बारे में डिस्कस करते हो, सीखते हो कि ये सारे के सारे प्रोटोकॉल्स कैसे काम करते हैं, क्या इनका कंपोनेंट है, क्या इनका रोल है नेटवर्क के अंदर, ऑफिस के अंदर। जैसे आप सबको पता होगा, आपके ऑफिस में एक बैकअप सर्वर होता है। बैकअप का मतलब क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन को बैकअप लेना। अब आपके डिवाइस पे क्या कॉन्फ़िगरेशन है ना। मान लो कल को एक डिवाइस कोई खराब हो गई, अब उसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर आपने सेव करके कहीं पे नहीं रखी होगी तो आपको पूरा फिर से कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ठीक है नहीं। जैसे आपके पास सपोज एग्जांपल के तौर पर मैं बताऊं, एक नया आपके घर में जब टीवी लगा होगा तो आपने उसमें जीमेल में लॉगिन किया होगा, है ना। उसके बाद आप क्या करते हो, उसमें उसमें अपने अकाउंट वगैरह लॉगिन करते हो, नेटफ्लिक्स में लॉगिन करते हो, है ना, अमेजोन प्राइम में लॉगिन करते हो, और सारे के सारे अकाउंट सब लॉगिन करने के बाद ना बढ़िया टीवी चलाते हो। आफ्टर सम टाइम टीवी में कुछ दिक्कत आ गई, सर्विस कंपनी वाले ले गए और उन्होंने पूरा फॉर्मेट करके दे दिया, तो आपको उसको फिर से सेटअप करना पड़ेगा ना, क्योंकि आपके पास वहां पे कोई ऑप्शन नहीं है। बट इन केस ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस आपके पास ऑप्शन होता है कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप लेना और कॉन्फ़िगरेशन को रिस्टोर करना। इसके साथ ही साथ आपने विंडोज और विंडोज फॉर्मेट तो किया होगा कभी ना कभी, या इंस्टॉल तो करते हुए सुना होगा भाई विंडोज इंस्टॉलेशन कैसे होता है, लाइनक्स इंस्टॉलेशन कैसे होता है। सेम उसी तरीके से आपके जो नेटवर्किंग डिवाइस होते हैं, चाहे वो राउटर डिवाइस हो, चाहे वो स्विच डिवाइस हो, चाहे और कोई कंपोनेंट हो, ये भी उसी कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। ये भी सीपीयू रैम डिस्क स्पेस यूज करते हो, काम करते हो उसको, है ना। तो इनके भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, है ना। इनके भी क्या होते हैं, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। जैसे आपके पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, वैसे इनके भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो इन ऑपरेटिंग सिस्टम का बैकअप लेना, सपोज ऑपरेटिंग सिस्टम कभी खराब हो गए तो इनको रिस्टोर करना, ये सारा का सारा काम बैकअप और रिस्टोर की कैटेगरी में आता है, जो कि आप जाके पढ़ोगे इस आईपी सर्विसेज सेगमेंट के अंदर, ठीक है। तो ये पूरे का तो 10% पार्ट रखता है, बट ये इंपॉर्टेंट है, इससे आपको वेरियस नॉलेज मिलती है जो कि अदर अदर राउटिंग प्रोटोकॉल्स आपके नेटवर्क के अंदर आपकी डिवाइसेस के साथ में काम करेंगे। देन इट कम्स टू अ सिक्योरिटी फंडामेंटल। अच्छा, आप में से काफी सारे लोगों को शायद हो सकता है ना पता हो, आ, फरवरी 2020 के पहले सीसीएनए के मल्टीपल एग्जाम होते थे। सीसीएनए सिक्योरिटी, सीसीएनए वायरलेस, सीसीएनए राउटिंग स्विचिंग, है ना। ऐसे करके सीसीएनए के बहुत सारे एग्जाम्स होते थे, जिनमें सबसे ज्यादा जो लोग पढ़ते थे वो था सीसीएनए राउटिंग एंड स्विचिंग। सीसीएनए राउटिंग एंड स्विचिंग में लोगों का इन्वॉल्वमेंट इसलिए था क्योंकि हर एक कंपनी को राउटर और स्विच पे काम करने वाला इंसान चाहिए था, इसीलिए लोग सीसीएनए राउटिंग एंड स्विचिंग में ज्यादा मूव करते थे, ठीक है। तो अब उसके बाद 2020 के बाद में उन्होंने क्या किया, सारे के सारे जो मल्टीपल सीसीएनए के सर्टिफिकेट थे, सीसीएनए वायरलेस हो गया, सीसीएनए ऑटोमेशन हो गया, है ना, सिक्योरिटी हो गया, इन सबको क्या किया, कंबाइन कर दिया। तो अभी जो आप सिलेबस देख रहे हो, दिट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल मल्टीपल मल्टीपल अलग अलग तरह के एग्जाम्स। तो इसमें आपको वायर्ड नेटवर्क के बारे में भी पढ़ने को मिलेगा, इसमें आप वायरलेस के बारे में भी पढ़ोगे कि वायरलेस वाईफाई कैसे काम करता है, वायरलेस में डेटा कम्युनिकेट कैसे होता है, कौन कौन से सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स काम करते हैं।
उसी के अंडर आता है आपका सिक्योरिटी फंडामेंटल। अच्छा, नेटवर्क के अंदर आप में से फायरवॉल के बारे में आपने जब भी पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा फायरवॉल इज अ सिक्योरिटी डिवाइस जिसके ऊपर आप क्या क्रिएट करते हो, पॉलिसी क्रिएट करते हो, है ना। तो फायरवॉल में जो पॉलिसी क्रिएट होती है राउटर्स पे, उसी चीज को आप क्या बोलते हो, एसीएल। एसीएल स्टैंड्स फॉर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। एसीएल इज अ मेथड जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि भाई ये वाला यूजर इस नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट नहीं करेगा, ये वाला यूजर इसके साथ कम्युनिकेट नहीं करेगा। आप कंट्रोल कर सकते हो कि नेटवर्क के अंदर कौन से लोग आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे और कौन से लोग आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, कौन लोग 8.8.8 को जा पाएंगे, कौन लोग गूगल को जा पाएंगे एंड सो। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आप सीखोगे सिक्योरिटी के फंडामेंटल। सिक्योरिटी के फंडामेंटल के बाद में आपको सबको पता है 2020 21 22 के करीब आपका ऑटोमेशन आपका ज्यादा इम्प्रूव हुआ था, इंटेलिजेंस आपकी और ट्रेड में आई थी, ठीक है, मेन स्ट्रीम में आई थी। बट सिस्को ने 2020 में ही डिसाइड कर लिया था, समझ गया था कि अब ऑटोमेशन आने वाला है, ठीक है, और ऑटोमेशन के आने से बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। तो 2020 का जो एग्जामिनेशन है, जिस टाइम 2020 में उन्होंने चेंज किया था, उसी टाइम पे उन्होंने इस एग्जाम के अंदर ऑटोमेशन को इन्वॉल्व कर दिया था कि नेटवर्किंग के केस में आप ऑटोमेशन को कैसे इन्वॉल्व करोगे, और नेटवर्किंग के केस में ऑटोमेशन को इन्वॉल्व करके आप क्या क्या अचीव कर सकते हो, है ना। नेटवर्किंग में तो सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन आपको खुद से करनी पड़ती है, बट अगर मान लो इसमें तुमको ऑटोमेशन को इन्वॉल्व करना पड़े तो आप कैसे करोगे, कैसे कैसे आप प्रोग्रामेबिलिटी को इन्वॉल्व कर सकते हो और अपने नेटवर्किंग डिवाइस को कॉन्फ़िगर कर सकते हो, क्या कॉन्सेप्ट यूज होंगे। पहले तो आपने इससे पहले तक डिवाइस पे कॉन्फ़िगरेशन किया होगा, है ना, बट अब उसमें ऑटोमेशन को इन्वॉल्व करके आप कहीं दूर बैठ के भी उसकी सारी डिवाइस की मॉनिटरिंग कर सकते हो। सो दिस इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन जो हमारे पूरे सिलेबस के मल्टीपल सेगमेंट्स का था। आगे जाके हम क्लासेस में इन डिटेल इनके बारे में डिस्कशन करेंगे और जो भी डाउट्स होंगे उन डाउट्स को भी क्लियर करेंगे, ठीक है। तो वी विल गो फ्रॉम वेरी वेरी बेसिक, ठीक है। तो वेरी बेसिक तो मेरे लिए बस इतना होता है, क्लास 6 7 में आपने शायद पढ़ा होगा कि लैन वैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, वैन क्या होता है, मैन क्या होता है, कैन क्या होता है। हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको कहीं पे भी लगे कि सर यहाँ ये समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन जस्ट टेल मी आउट एंड हम उस पर डिस्कशन करना वापस से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, किसी ने मेरे को बोला था डीएससीपी समझ में नहीं आया, है ना, कोई था एक पर्सन। तो मैं एक क्विक रिव्यू जल्दी से क्विक एक रिकॉल कर देता हूँ, ठीक है। तो उससे हो सकता है कि अगर किसी को क्लियर नहीं होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। देखो, नेटवर्किंग के केस में, ठीक है, आपकी जो दो डिवाइसेस हैं आपस में कम्युनिकेट तभी करती हैं जब उनके पास क्या हो, एक आईपी एड्रेस हो। दोनों के पास अपना क्या होना चाहिए, आईपी एड्रेस होना चाहिए। तो मान लो इसके पास एक आईपी एड्रेस है 10.0.0.1 और इसके पास आईपी एड्रेस है 10.0.0.2। तो ये दोनों लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। मेन रोल आईपी एड्रेस का, और भी एड्रेस होते हैं वो आगे जाके बढ़ेंगे हम, बट अभी के लिए आईपी एड्रेस मानो कि ए डिवाइस को अगर बी डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करना है तो उनको आईपी एड्रेस होना तो मैंडेटरी है, ये तो होना ही चाहिए, जैसे मैंडेटरी कंडीशन। अब ए डिवाइस और बी डिवाइस आपस में जब कम्युनिकेट करेगी उनके पास कोई कम्युनिकेशन मीडिया भी होना चाहिए। जैसे राइट नाउ अभी हम जब भी हम जो भी मेथड यूज करें कम्युनिकेशन के लिए, तो अगर आप किसी से बातचीत करते हो तो क्या होता है, आप जब भी बोलते हो तो आपके मुंह के अंदर से क्या होते हैं, कुछ वाइब्रेशन जनरेट होते हैं जो सामने वाले के कानों तक जाते हैं और उसको आवाज आपकी सुनाई दे जाती है। सेम उसी तरीके से ए डिवाइस से बी डिवाइस तक डेटा जाने के लिए कोई ना कोई मीडिया भी तो होना चाहिए ना। तो ये मीडिया दो तरीके का हो सकता है, या तो ए और बी की कम्युनिकेशन आप वायर्ड नेटवर्क के थ्रू करवा सकते हो, या ए और बी के कम्युनिकेशन आप कैसे करवा सकते हो, वायरलेस करवा सकते हो। मतलब ए पे एक वाईफाई और बी पे वाईफाई कनेक्ट कर दो और दोनों को आपस में कम्युनिकेट करा दो, दोनों एक दूसरे को कम्युनिकेट करेंगे, डेटा शेयर कर सकते हैं, सब कर, ठीक है। अच्छा, तो ये आईपी एड्रेस का होना डिवाइस पे बहुत जरूरी है। अगर मेरे नेटवर्क के अंदर दो मशीन है तो हम उसे ऐसे मैनुअली आईपी एड्रेस दे सकते हैं, 10.0.0.1 एक को दे देंगे, 10.0.0.2 दूसरे को दे देंगे, 10.0.0.3 तीसरी मशीन को दे देंगे, 10.0.0.4 चौथी मशीन को दे देंगे। अच्छा, यहां तक सारी चीजें क्लियर है कि हर एक मशीन को एक आईपी एड्रेस मिलना ही चाहिए, ठीक है। बट अगर ऐसे चार लोग रहेंगे तब तो हम आईपी एड्रेस उसको खुद से गिन के दे सकते हैं। आपके ऑफिस के अंदर मान लो 250 लोग हैं तो लोग झगड़ा नहीं करने लगेंगे। कोई कह देगा भाई 10.0.0.7 ये मेरा लकी नंबर है,
अब 3 लोग आपके पास आके झगड़ा कर रहे हैं कि भाई ये आईपी एड्रेस तो मुझे चाहिए, वो कह रहा है मुझे चाहिए, वो कह रहा है मुझे चाहिए, है ना। ऐसे आप पूरे इन 250 पीपल्स के बीच में आईपी एड्रेस का एलोकेशन नहीं कर पाओगे। ऐसे केस में आपको आईपी एड्रेस एलोकेट करने के लिए किसकी जरूरत होगी? डीएचसीपी सर्वर की जरूरत होगी। अब ये सर्वर बेसिकली आपके नेटवर्किंग डिवाइस, कौन सी डिवाइस हमने डिस्कस की थी? स्विच। उस स्विच डिवाइस से कनेक्ट हो जाएगा और जितने भी पीसी रहेंगे, है ना, मैंने बताया था ना पीसी पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करने के 2 तरीके होते हैं ना। कौन कौन से तरीके होते हैं जरा चैट बॉक्स में मुझे बताओ पहले तो। कौन कौन से तरीके होते हैं किसी भी मशीन पे आईपी एड्रेस सेट करने के लिए? 2 तरीके मैंने बताए थे ना आपको अभी स्टार्टिंग में। करेक्ट। एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनेमिक। ठीक है, एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब है जैसे हमने अभी मैनुअली सेट किया था, और डायनेमिक का मतलब क्या होता है कि आप क्या करोगे, डीएचसीपी सर्वर से लोगे। तो हमने नेटवर्क के अंदर बाकी सारी डिवाइस को बोल दिया कि भाई ए डिवाइस है, आपको आईपी एड्रेस चाहिए, बी को चाहिए, सी को चाहिए, डी को चाहिए, और इस पे आईपी एड्रेस की कॉन्फ़िगरेशन कैसे रख दी मैंने? ऑटोमेटिक वाली रख दी। तो ये लोग हमेशा क्या करेंगे, इस डीएचसीपी सर्वर को कॉल करेंगे, पूछेंगे कि भाई मैं क्या आईपी एड्रेस यूज करूं, ये पूछेगा मैं क्या आईपी एड्रेस यूज करूं, ये भी पूछेगा मैं क्या आईपी एड्रेस यूज करूं, और ये भी क्या पूछेगा, डीएचसीपी सर्वर से पूछेगा मैं क्या आईपी एड्रेस यूज करूं। डीएचसीपी सर्वर के पास एक रजिस्टर होता है, तो 10.0.0.2 आईपी एड्रेस उसने मशीन नंबर ए को असाइन कर दिया। अगला आईपी एड्रेस क्या है? 10.0.0.3, ये बी मशीन को असाइन कर दिया। और 10.0.0.4 सी मशीन को असाइन कर दिया। 10.0.0.5 डी मशीन को असाइन कर दिया। ऐसे करते हर एक मशीन को एक आईपी एड्रेस इसने क्या कर दिया? असाइन कर दिया। ठीक है, और सारे लोगों को आईपी एड्रेस मिल गया, और सब लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो आप, और ऐसे मैंने पूरी रेंज डिफाइन कर दी कि भाई आगे और भी लोग आते रहे तो सबको आईपी एड्रेस देते रहना। और ये आईपी एड्रेस आपको किसकी मदद से मिला? आपको कोई मैनुअल तो नहीं बताना पड़ रहा है भाई आप ये आईपी एड्रेस यूज करो। ये सारा का सारा काम कौन कर रहा है? ये सर्वर कर रहा है, विच इज नोन एज अ डीएचसीपी सर्वर। अच्छा, इसमें कोई डाउट किसी को, कुछ क्वेश्चन, कोई पॉइंट? सर इसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करना पड़ता क्या? नो, आपको इसके लिए कोई डाउट अमाउंट, एक्स्ट्रा अमाउंट पे नहीं करना होता है। आप इस सर्विस को इनेबल करना होता है। अगर आपके पास एक सर्वर है उस पे भी इनेबल कर सकते हो। आपके जो होम डिवाइस होते हैं, वाईफाई डिवाइस इसको बोलते हो, ठीक है, उन एक्सेस पॉइंट पे भी ये फीचर आता है। आप इसे इनेबल करके यू कैन असाइन द आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अच्छा, लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हम एकदम बेसिक सिंपल से चल रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज अ कंप्यूटर नेटवर्क। अगर मैं कंप्यूटर नेटवर्क पूछूं किसी से तो क्या होगा? कंप्यूटर नेटवर्क का सिंपल सा मतलब है आपने दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर को, लैपटॉप्स को, हाँ हाँ, ओके, हो सकता है मिस्टेक से किया होगा। कंप्यूटर नेटवर्क बेसिकली क्या है? दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, या फिर आप मान लो टैबलेट, मोबाइल फोन, ऐसी कोई भी डिवाइस जिसके अंदर सीपीयू होता है, उसको अगर आपने नेटवर्क के आपस में कनेक्टिविटी कर दी उसकी, और वो डेटा एक दूसरे के साथ में शेयर कर पा रहा है, तो आपने एक तरीके से क्या क्रिएट कर दिया है? कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट कर दिया है। एग्जाम्पल के तौर पे रियल लाइफ में इसके बहुत सारे यूज केस हैं। आपने एलेक्सा के बारे में सुना होगा। आप एलेक्सा को होम वाईफाई से कनेक्ट कर दो, और अगर आपके पास में आईओटी टाइप की डिवाइसेस हैं, जैसे आपके पास रिमोट से चलने वाले फैंस हैं, या आपके पास लाइट्स हैं, है ना, तो उन सारी की सारी चीजों को आप एलेक्सा के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो। तो एलेक्सा इज जस्ट अ रोबोट, है ना, एलेक्सा इज जस्ट अ डिवाइस जो कि इन सारी की सारी डिवाइसेस को कनेक्ट करता है यूजिंग वाईफाई और अ नेटवर्क। आपने अलेक्सा को भी वाईफाई से कनेक्ट कर दिया, आपने आपके घर पे फ्रिज रखा था, टीवी रखा था, फैन था इलेक्ट्रिक वाला, और बाकी सारी चीजें थी, सबको क्या कर दिया? वाईफाई के थ्रू अलेक्सा से कनेक्ट कर दिया। अब आप जो भी ऑर्डर दोगे, जो भी मेंशन करोगे, वो सारी की सारी चीजें अलेक्सा अपने आप कर देगी। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे लोग क्या आपस में कनेक्टेड है।
तो इट इज नॉट स्पेसिफिकली टू अ कंप्यूटर, टू अ पीसी, या हर चीज में पॉसिबल है। आज के टाइम पे आप टीवी भी देखते हो तो टीवी में भी इंटरनेट की केबल लग जाती है ना, उसमें आप लाइव टीवी देख पाते हो, लाइव मैच देख पाते हो, है ना। तो टीवी तो मेरा कंप्यूटर नहीं है ना, बट स्टिल वो क्या कर रहा है, नेटवर्क को यूज कर रहा है। आप मोबाइल फोन से पेमेंट करते हो, गूगल पे करते हो किसी को, तो गूगल पे से जो पेमेंट कटता है वो आपके अकाउंट से कटता है, बट आपका जो अकाउंट है वो कहाँ है, मेन डेटाबेस रखा हुआ है दिल्ली में या मुंबई में एक डेटा सेंटर के अंदर, जहाँ पे आपके नाम के आगे आपके अकाउंट में जितने पैसे वो लिखे होते हैं। आप जब उसमें से 100 रुपए किसी को पे कर देते हो तो आपके मोबाइल से इंटरनेट पे कनेक्टिविटी होने की वजह से एक मैसेज जाता है कहाँ पे, बैंक के वेबसाइट पे, और बैंक की वेबसाइट पे पता चलता है उनको कि भाई 100 रुपए इस यूजर ने खर्च कर दिए, इसके अकाउंट में चलो 8,000 रुपीज थे, अब 7,900 रुपीज ही बचे इसके अकाउंट। और अगर आप थोड़ी देर बाद चेक भी करोगे तो आपको 7,900 अमाउंट ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये पूरी दुनिया, सारी की सारी चीजें आपस में क्या है, एक कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है। अच्छा, दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए आपके पास दो तरीके हो सकता है। या तो आप उसे किसी ना किसी केबल के थ्रू कनेक्ट करोगे, या तो आप उसे वाईफाई या वायरलेस कनेक्टिविटी के थ्रू कनेक्ट करोगे। केबल यूज करी तो केबल को आप बोलोगे वायर्ड कम्युनिकेशन, और अगर आप किसी केबल को नहीं यूज करते हो फिर भी कम्युनिकेट करवा पाते हो तो उसको हम बोलते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन, जिसका कॉमन एग्जांपल है आपके घरों में यूज होने वाला वाईफाई डिवाइस या हॉटस्पॉट डिवाइस। आप मोबाइल में जो हॉटस्पॉट इनेबल कर देते हो और दूसरों को अपना इंटरनेट शेयर करते हो ना, तो दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है। आप ब्लूटूथ के थ्रू जो गाने सुनते हो, आप ब्लूटूथ के थ्रू जो स्मार्ट वॉचेस को कनेक्ट करते हो, उसमें भी आपके स्मार्ट वॉच में जितने भी आपने स्टेप चले ये सारे का सारा डेटा आपके मोबाइल में फीड होता है। तो ब्लूटूथ इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। अच्छा, पर्पस क्या होता है इस पूरे नेटवर्क को क्रिएट करने का एंड सो ऑन करने का? तो मेन जो एजेंडा होता है वो होता है ट्रांसमिट करना, एक्सचेंज करना या शेयर करना डेटा को और रिसोर्सेस को। और डेटा, एवरीथिंग इज डेटा। अगर आप मान लो अभी आप बोर हो गए, आपने अपने फोन में यूट्यूब खोल दिया, यूट्यूब म्यूजिक खोल दिया या स्पॉटिफाई खोल दिया और अपने गाने पे क्लिक कर दिया, तो जैसे आपने किसी भी गाने पे क्लिक किया तो आपके मोबाइल पे अगर इंटरनेट अवेलेबल होगा तो वो तुरंत ही रिक्वेस्ट करेगा किसको, यूट्यूब के या स्पॉटिफाई के सर्वर को, और सर्वर से बोलेगा कि इस गाने को प्ले करो। तो सर्वर से वो गाने का जो फाइल होता है ना, वो आपके मोबाइल पे आता है, और आपके मोबाइल में धीरे धीरे वो आता रहता है। मतलब स्टार्टिंग के 10 सेकंड आ गए, आपके आपके स्टार्टिंग की धुन शुरू हो गई, फिर जब तक 10 सेकंड आपके बजेंगे आपके कानों में आपको म्यूजिक सुनाई देगा, अगले 10 सेकंड या अगले 50 सेकंड, अगला 1-2 मिनट डाउनलोड हो गया वहां पे, तो उससे क्या हो गया, आपको और इन्फॉर्मेशन मिल गई। इसी तरीके से जब आप कोई वीडियो प्ले करते हो तो वीडियो तो कहीं दूर यूट्यूब के सर्वर पे रखा होता है, बट आप वायरलेसली क्या करते हो, उसे इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होके उस डेटा को अपने मोबाइल पे टेम्परेली डाउनलोड करते हो, उसको देखते हो और उसको बंद कर देते हो। व्हाट्सएप मैसेज या सोशल मीडिया भी जब भी आप यूज करते हो तो आप इनडायरेक्टली डेटा यूज कर रहे हो। आप किसी को हाई मैसेज भेजते हो तो इट इज द डेटा फॉर द नेटवर्किंग डिवाइस फॉर द नेटवर्क। तो आपके मशीन से वो डेटा जाता है और कहा जाता है सामने वाले के फोन पे, और सामने वाले के फोन पे आपके कॉन्ट्रैक्ट में एक मैसेज दिखता है उसको हाई। ठीक है, क्लियर है इतना चीजें? कौन मुझे बताएगा रिसोर्सेस कैसे शेयर करते हैं नेटवर्किंग के थ्रू? आपने कहीं देखा है किसी रिसोर्स को यूज शेयर करते हुए अपने आसपास कहीं पे भी? ब्लूटूथ। एनीवन? हाँ, ब्लूटूथ। ओके, ब्लूटूथ एक एग्जांपल हो गया। और क्या रिसोर्सेस आप शेयर करते हो नेटवर्क के थ्रू? वाईफाई हर हाँ हाँ, देखो, अच्छा मैं कॉमन एग्जांपल बताता हूँ। अच्छा, मान लो एग्जांपल के तौर पे एक ऑफिस के अंदर 4 लोग हैं, ठीक है, ठीक है, और इन चारों लोगों को आपस में स्विच के थ्रू हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इन चारों लोगों को एक इंपॉर्टेंट फाइल के अंदर काम करना है, एक इंपॉर्टेंट एक्सेल फाइल है उसके ऊपर काम करना है। बट द प्रॉब्लम इज, अगर ये अकेले काम करेगा तो इसकी अलग फाइल बनेगी, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, है ना। सब लोगों को एक ही डेटा पे काम करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, जनरली क्या करते हैं, अपने नेटवर्क के अंदर एक सर्वर रखते हैं, ठीक है, और इस सर्वर के थ्रू हम क्या करते हैं,
डेटा को शेयर कर देते हैं बिटवीन ऑल द यूजर्स। ठीक है, इसको जनरली आप NAS बोलते हो, नेटवर्क अटैच स्टोरेज। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अलग अलग लोग क्या कर सकते हैं, इस हार्डवेयर को यूज कर सकते हैं, इस हार्डवेयर को यूज कर सकते हैं, है ना। ऐसे मान लो एक दो नहीं, आपकी कंपनी के अंदर 100 एम्प्लॉय है, और जब कंपनी में वो सब लोग ज्वाइन हुए तो उन सब लोगों ने बोला कि भाई हमें काम करने के लिए हमें अपना एक प्रिंटर चाहिए होगा, क्योंकि हमें प्रिंट बहुत देने होते हैं। अब कंपनी के पास एक ऑप्शन है कि कंपनी हर एक यूजर के लिए एक प्रिंटर क्या करे, परचेज करे। तो हर एक इंसान के लिए एक प्रिंटर परचेज करोगे, है ना, तो क्या होगा, कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। एक इंसान के लिए प्रिंटर मान लेते हैं 5000 का भी अगर लेके आ रहे हैं वो, तो 100 इंटू 5000, लाखों में तो बात पहुंच गई, है ना। ये तो बहुत महंगा पड़ गया कंपनी को। तो कंपनी इस ऑप्शन पे जाने के बजाय कंपनी क्या करती है, दूसरा ऑप्शन चूज करती है। कंपनी 5000 का जो प्रिंटर खरीदेगी, उसकी स्पीड भी धीमी होगी, उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी, है ना। और अगर सारे के सारे लोगों के लिए खरीदेगी तो कंपनी को बजट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। कंपनी क्या करती है, 5000 के 100 प्रिंटर खरीदने के बजाय एक बड़ा प्रिंटर परचेज करती है, चाहे उसकी कॉस्ट 50,000 की हो, बट कंपनी उसमें इन्वेस्ट करती है और उसको नेटवर्क से जोड़ देती है। अब ऐसे 1 2 3 4 100 लोग हों, चाहे 150 लोग हों ऑफिस के अंदर, वो सारे के सारे लोग इस नेटवर्किंग के थ्रू इस प्रिंटर को प्रिंट भेज सकते हैं। आप में से काफी सारे लोगों ने ऐसा किया भी होगा। तो ये मेरा प्रिंटर क्या हो गया, एक तरीके का रिसोर्स नहीं हो गया, जिसको हम क्या कर रहे हैं, सबके साथ शेयर कर पा रहे हैं ड्यू टू दिस नेटवर्क, है कि नहीं। अरे समझ में आया ना ये कैसे हमने अभी समझा इसको, Yes. Yes. है ना। अच्छा, आप में Yes, से sir. काफी सारे लोगों ने क्लाउड के बारे में भी सुना होगा, है ना। Yes, Yes, sir. क्लाउड sir. में क्या होता है, आपके एक कंपनी बहुत बड़े से हार्डवेयर को कंबाइन करती है। अच्छा, जब भी आप हार्डवेयर लेते हो तो आपके पास मेन 3 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है CPU, एक होता है रैम, और एक होता है डिस्क स्टोरेज। ये 3 कंपोनेंट हमेशा ध्यान रखना। कुछ भी ले लो, चाहे पीसी उठा लो, लैपटॉप उठा लो, सिस्टम उठा लो, आप फ्रिज उठा लो, ऑटोमेटिक वाला वॉशिंग मशीन उठा लो, सबके अंदर 3 कंपोनेंट तो होंगे होंगे। जिसके अंदर CPU है, मतलब कुछ ना कुछ प्रोसेस कर रहा है डेटा। तो एक नॉर्मल आपके जो CPU होते हैं लैपटॉप वगैरह में, उनके पास रैम मेमोरी बहुत कम होती है कंपैरिजन टू बड़े सर्वर्स। जो AWS है, उसने क्या किया, एक बहुत बड़ा, बहुत सारे अलग अलग CPU को क्या किया, आपस में जोड़ दिया। CPU को जब हम कैलकुलेट करते हैं, काउंट करते हैं, तो उसके लिए पैरामीटर होता है कोर। जैसे आप दौड़ लगाते हो ना, तो आप ये काउंट करते हो ना कितने किलोमीटर मैंने दौड़ा। आप जब अपना वेट कंपैरिजन करते हो तो आप बोलते हो ना इतने किलो का मैं हूँ, इतने केजी मेरा वेट है ना। और एग्जाम्पल के तौर पे जब आप बाकी सारी चीजें मेजर करते हो तो आपके पास वहां पे हमेशा एक पैरामीटर होता है। तो सीपीयू को कैलकुलेट करने के लिए तो आप क्या यूज करते हो, कोर यूज करते हो। सीपीयू बेसिकली कोर में काउंट होता है ना। आप सबके पास में अभी राइट नाउ क्वाड कोर प्रोसेसर होगा। क्वाड कोर का मतलब होता है उसके अंदर 4 कोर है। कुछ होता है फिर ऑक्टा कोर होता है, मतलब 8 कोर होंगे। ऐसे डेका कोर एंड एक्सा कोर अलग अलग होते हैं। सीपीयू मान लो एक कंपनी ने एडब्ल्यूएस ने लिया, एडब्ल्यूएस ने बहुत बड़ा कंप्यूटर बनाया, एक उसमें अंदर मान लो 1000 कोर के सीपीयू लगा दिए। नॉर्मल आपके लैपटॉप में 2 कोर होते हैं, 2 या 4 कोर, ठीक है, नॉर्मल लैपटॉप में i5 में समथिंग में, i3 में। रैम नॉर्मल लैपटॉप में 8 GB 16 GB आती है। उसने क्या किया, 2000 GB की रैम वाला, और आपके नॉर्मल जो स्टोरेज होते हैं सिस्टम वगैरह में, लैपटॉप में, टीबी में होते हैं ना, तो उसने कर लिया, टीबी के ऊपर भी होता है पेटाबाइट, ठीक है। तो उसने क्या किया, ऐसा मान लो 10,000 TB का हार्ड डिस्क या एसएसडी ऐड कर ली। तो इतने पावरफुल कंप्यूटर के ऊपर उसने क्या किया, वर्चुअल मशीन बनानी शुरू करी। और इस हार्डवेयर को कौन यूज कर पा रहा है, आप यूज कर पा रहे हो यहाँ पे बैठ के। सेम एग्जांपल गूगल ड्राइव का हो सकता है। गूगल ड्राइव में आप अपना डेटा स्टोर करते हो, आपने अपनी फोटोज अपलोड करी, और जैसे आप यूएस गए तो यूएस में भी आप उस फोटो को एक्सेस कर पा रहे हो, है ना। तो गूगल के हार्डवेयर को, गूगल के रिसोर्स को
हम अलग अलग जगहों पे इंटरनेट के थ्रू क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। आपके मोबाइल की सारी कॉन्फ़िगरेशन, आपके मोबाइल के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन गूगल ड्राइव पे आपकी ऑलरेडी सेव होती है। नया फोन लो, आप अकाउंट डालो और सारी की सारी चीजें वापस आ जाती है, सेटिंग्स तक वापस आ जाती है। तो ये सारी की सारी जो सेटिंग्स है गूगल ने कहीं ना कहीं तो स्टोर की होगी ना, तो गूगल ने अपने रिसोर्स आपको दिए फ्री में, ठीक है। और उस रिसोर्स को आप कैसे एक्सेस कर पा रहे हो, जस्ट बिकॉज यू ऑल हैव अ नेटवर्क, ठीक है। तो कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे पीसी या लैपटॉप या मशीन आपस में जब कम्युनिकेट करने के लिए रेडी कर देते हो, तो हम उसको बोलते हैं दिस इज माई कंप्यूटर नेटवर्क। और इस कंप्यूटर नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए दो तरीके पॉसिबल है, एक तो एक केबल मीडियम और एक है विदाउट केबल, मतलब वायरलेस मीडियम। अगर केबल यूज करोगे तो हम उसको बोलेंगे ये आपका वायर्ड कम्युनिकेशन हो रहा है, और अगर आप कोई केबल नहीं यूज करते उसको कैसा बोलेंगे, वायरलेस कम्युनिकेशन हो रहा है। सो फार सो ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट, ठीक है। एडवांटेज क्या है नेटवर्क के, अच्छा हम आज ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाएंगे, ठीक है। इसके आगे की मैं थोड़े स्लाइड दिखा देता हूँ, आगे जाके बेसिकली हम अपने बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, कहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं, मेट्रोपॉलिटन क्या होता है, वाइड एरिया क्या होता है, इंटरनेट कैसे काम करता है ना। ये सारी की सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट आज हम ज्यादा इतना इन डेप्थ नहीं जा रहे हैं। एडवांटेज ऑफ नेटवर्क पहले हम समझ लेते हैं। एडवांटेज ऑफ नेटवर्क का मतलब क्या है, आप जो डेटा इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो नेटवर्क की वजह से, है ना। कम्युनिकेशन कर सकते हो, किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हो। मान लो आप सारे के सारे फ्रेंड्स आउटिंग पे गए और सबने किसी एक फोन ने, जिसके पास आईफोन था, उसने फोटो खींच ली और सारे के सारे लोग कहने लगे भाई ग्रुप पे भेज देना, तो क्या होगा, उसकी वैल्यू बढ़ गई ना। तो वो क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन का मीडिया हो रहा है। किसी ने आपको मैसेज किया कि भाई मुझे फोटो भेज दो, तो आपने उसको फोटो भेज दी, तो डेटा सारा शेयर कर दिया। तो ये सारी की सारी चीजें पॉसिबल हुई ड्यू टू नेटवर्क। अब मान लो आपके फोन में आपने फोटो तो खींच दी, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन ही नहीं है, आपके पास नेट का रिचार्ज ही नहीं है, तो आपके डेटा किसी को भेज पाओगे, नहीं भेज पाओगे, है ना। तो शेयर हार्डवेयर का मैंने एग्जांपल बताया, जैसे प्रिंटर हो गया, गूगल ड्राइव आप जब भी यूज करते हो तो हार्डवेयर तो कहाँ है, गूगल गूगल के सर्वर पे है, बट आप उसका जो 15 GB स्टोरेज है खुद यूज करते हो, ठीक है। और ट्रांसफरिंग मनी तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मेरे से ज्यादा आप लोग जानते होंगे। आप आज के टाइम पे अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, है ना। आप आज के टाइम पे मोबाइल में यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो, ऑनलाइन बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शन कर सकते हो, आप फूड डिलीवरी ऑर्डर कर सकते हो, है ना। 10 मिनट में वो ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। Amazon, फ्लिपकार्ट, यहाँ से कोई ना कोई प्रोडक्ट मंगा सकते हो। और पैसे कहाँ से कटते हैं आपके, ऑनलाइन, आपके बैंक अकाउंट से। तो बैंक के पास में ये लोग एक एक करके जाते नहीं है, ये सारा का सारा काम नेटवर्किंग के थ्रू ऑटोमेटिक हो जाता है। आप जब एक बार क्लिक करते हो पेमेंट पे, पेमेंट डन पे, वैसे ही आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं और इस मर्चेंट के पास पहुंच जाते हैं। तो ट्रांसफर मनी करने के लिए भी इंटरनेट का क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो फास्ट सो ओके, किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई पॉइंट हो तो बताओ इनको। किसी का भी कोई डाउट, ए बी सी कुछ भी हो सकता है। मैंने काफी सारे लोगों के ना चैट देखे थे, बट एक्चुअली मैं उस टाइम पे रिस्पॉन्स नहीं कर पाया, ठीक है, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दे पाया था उस टाइम पे, और हम डिस्कस कुछ और टॉपिक पे कर ही रहे थे। एक रोहन का मैसेज है, सर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो देखो भाई, कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है, तो वो आपको तभी आएगा अगर मैं आपसे भी टू का टेबल पूछूं तो आपको टू का टेबल बहुत अच्छे से याद होगा, है ना। बट अगर सेम चीज मैं आपसे फर्स्ट की क्लास में या सेकंड की क्लास में पूछता तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस आपको हमेशा प्रैक्टिस से आएगा। आप जब किसी भी चीज को टाइम दोगे तो ऑलवेज कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। अगर आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैंने भी कभी ना कभी सीखा होगा इन सब चीजों को, उस टाइम पे मुझे भी कॉन्फिडेंस नहीं होगा, बट आज मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है मैं आपको भी सिखा रहा हूँ, ठीक है। और साइड बाय साइड मैं इन पे काम भी कर रहा हूँ। ओके, किसी का भी कोई डाउट है दे कैन रेज योर हैंड, ठीक है, और एक बार हम क्विकली डिस्कस कर सकते हैं ऑन दिस। अच्छा, जितने भी नॉन आईटी वाले हैं ये बिल्कुल टेंशन मत लेना, जब भी हम डिस्कस करेंगे टॉपिक, ठीक है, टॉपिक डिस्कशन के लिए हमारे पास टाइम होगा। सपोज मैंने स्टार्टिंग के 1 घंटे आपको टॉपिक डिस्कस कर लिया, उसके बाद में मैं इनिशियली मतलब आगे की स्टार्टिंग में मान के चलता हूँ 15 दिन 20 दिन, मैं आगे का जो आधा घंटा है 1 घंटा है मैं यहीं पे बैठा रहूंगा। आपको जब तक समझ में नहीं आता तब तक मेरे से पूछना, ठीक है। बट आई वॉन्ट समथिंग फ्रॉम यू, ठीक है। आपको एटलीस्ट जिस टाइम पे मैं पढ़ाऊं उस टाइम पे कॉन्सेंट्रेटेड होके बैठना है यहाँ पे, ठीक है।
और अपने पास हमेशा एक पेन पेपर लेकर बैठना है क्लास में, जो देखो समझो, जितना समझ में आए उतने नोट्स बना लो, और सबसे लास्ट में क्वेश्चन लिखते रहो। जितने भी क्वेश्चन मैंने आज आज डिस्कस किया उससे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। जैसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था, सर पूरे इंटरनेट पे आईपी एड्रेस एलोकेशन होता है, कभी डुप्लीकेट क्यों नहीं हो पाता है? ऐसा क्यों नहीं होता है कभी दो लोगों को सेम आईपी एड्रेस मिल जाए? क्योंकि आईपी डुप्लीकेसी पॉसिबल ही नहीं है ना, पॉसिबल ही नहीं है, मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिकली। तो उसके लिए मैंने आपको अभी आंसर दिया कि भाई आयना नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहती है कि भाई ठीक है, आप ये लो 2 लाख आईपी एड्रेस आप लो, 2 लाख आप लो, 2 लाख आप लो, 2 लाख आप लो, और आप अपने नीचे लोगों को डिवाइड करते हो। तो इससे आपको अंडरस्टैंडिंग हुई कि भाई एक सबसे ऊपर ऑर्गेनाइजेशन है जो सारी की सारी चीजें कंट्रोल कर रही है और ये मेक श्योर कर रही है कि भाई कहीं डुप्लीकेसी ना हो। ठीक है, ऐसे करके हो सकता है जब आप ओवर द टाइम चीजों को पढ़ोगे तो हो सकता है कि काफी सारे डाउट आएंगे, और ये सारे के सारे डाउट आपको अपने पास लिख के रखने हैं। एंड आफ्टर द टॉपिक कंप्लीशन, जैसे एक बार मेरा टॉपिक खत्म हो गया, मैं सिंपल आपको बोलूंगा आप अपने अपने एक एक करके हैंड रेस करो, और जो भी आपके डाउट्स होंगे आप अपना पूछते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ठीक है, हाँ जी। कोई कुछ बोल रहा था, मैंने सॉरी बीच में इंटरप्ट कर दिया था। हाँ यश। यश आपकी आवाज नहीं आ रही है यस। यस सर। आ, यश ने अनम्यूट किया था। हरीश कोई डाउट आपका? अभी तो नहीं सर। चलो वेरी गुड। अच्छा, रिकॉर्डिंग्स सारी के सारी आपको पोर्टल पे मिल जाएंगी, एज वेल एज जो, हाँ जी। मतलब कि मेनली जो नेटवर्किंग हम लोग सीख रहे हैं वो जो है ज्यादातर क्या बोलते हैं इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए ही सीखेंगे। नॉट एग्जैक्टली इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए, इंटरनेट पे ये सारे के सारे पैकेट आपके कैसे जाते हैं, एज वेल एज हम्म, लोकल एरिया नेटवर्क में डेटा कैसे डिवाइड होता है। कंपनी में जाते हो आप, कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, राइट? एचआर हाँ डिपार्टमेंट है, एडमिन डिपार्टमेंट है। आप ये आपको एचआर डिपार्टमेंट, एडमिन डिपार्टमेंट को कोई कम्युनिकेशन नहीं करवाना है, तो वो भी आप कॉन्फ़िगर करना सीखोगे। आपको सिक्योरिटी लगानी है ऑफिस के अंदर, जैसे कंपनी चाहती है कि भाई कंपनी, जैसे पहले के तौर पे बताऊं, अभी तो जैसे सबके पास अपना वाईफाई कनेक्शन हो गया। पहले के टाइम हाँ पे क्या होता था, लोग क्या करते थे, सोचते थे कि भाई अरे ये वाला गेम या वाली मूवी नहीं आई है, मैं डाउनलोड करना है, अपना लैपटॉप वो लेके ऑफिस चले जाते थे। ऑफिस के हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन में जैसे ही अपनी केबल कनेक्ट करते थे, ऑफिस के इंटरनेट कनेक्शन को यूज करके वो पूरी मूवी 10 15 20 मूवी डाउनलोड कर लेते थे पूरे हफ्ते के लिए, और घर पे जाके आराम से देखते थे, है ना? बट उसमें क्या हो रहा है, ऑफिस का तो लॉस हो रहा है ना। तो कंपनी वाले कभी कभी एज ए नेटवर्क इंजीनियर आपको ये भी बोलेंगे कि आप उसमें क्या करो, कोई सिक्योरिटी ऐसी डाल दो जिससे कि केवल कंपनी के ऑफिस के लैपटॉप या पीसी ही उस पे काम करे। ओ, वो भी कॉन्फ़िगर करना सीखोगे आप, है ना? अच्छा। हाँ डिवाइस को, रियल डिवाइस को एक्सेस कैसे करोगे आप, उस पे कॉन्फ़िगरेशन कैसे करोगे, अलग अलग जो उसके मोड होंगे वो कैसे कॉन्फ़िगर करोगे, ये सारी की सारी हम्म, चीजें सीखेंगे। और ये सारी की सारी चीजें कॉन्सेप्ट हम समझेंगे सिस्को डिवाइस के पर्सपेक्टिव में। अब ऐसा हो सकता है कि रियल लाइफ में आप जाओ तो आपको किसी दूसरे वेंडर का डिवाइस मिल जाए, है ना? हाँ ऐसा हो सकता है कि जैसे सिस्को का स्विच ना मिले, अरूबा का स्विच मिल जाए, या जूनिपर का कोई डिवाइस मिल जाए। अलग अलग ऐसे, जैसे सिस्को एक वेंडर है ये नेटवर्किंग हम्म, डिवाइस प्रोवाइड करने का, वैसे अलग अलग वेंडर्स भी हैं। ठीक है, बट मैं हम्म, आपको एक चीज बता दूं, हम जो सिलेबस पढ़ेंगे, इस सिलेबस के हम्म, अंदर जितने भी प्रोटोकॉल्स आप डिस्कस करोगे वो सारे के सारे ओपन स्टैंडर्ड होंगे। कुछ ऐसे हाँ प्रोटोकॉल्स भी होंगे जो सिस्को प्रोप्राइटरी होंगे, मतलब वो केवल केवल सिस्को की डिवाइस पे ही काम करेंगे। बट ज्यादातर जो प्रोटोकॉल है वो ओपन स्टैंडर्ड है। ओपन स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, वो किसी सब भी हाँ, बोलो बताओ। सभी ब्रांड पे वो लागू होगा। सभी ब्रांड उसी प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे। जैसे वाईफाई है, वाईफाई कनेक्ट करने के लिए किसी को नया ऑप्शन तो नहीं आता ना। आप अपने फोन के नहीं। वाईफाई सेटिंग में जाते हो और सारे नाम आते हैं, किसी एक पे क्लिक करते हो, अगर पासवर्ड लगा है तो ठीक है, पासवर्ड डाल दोगे ओके हो जाएगा, अगर पासवर्ड नहीं लगा तो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा। कुछ उसमें नया हाँ इन्वॉल्वमेंट तो नहीं होता है ना, बिकॉज नहीं। जो ऑपरेशन एसओपी होती है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट होते हैं इनके, आरएफसी स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो हम्म, पूरी सारे के सारे वर्ड को इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होता है। और जो ये ओपन स्टैंडर्ड डिवाइसेस होती है, ये प्रोटोकॉल सारी डिवाइस में सेम होगा। अच्छा, नेमिंग से डिफरेंट हो सकती है, दैट आई कैन अंडरस्टैंड। अगर मैं आपको वीलैन पढ़ाऊंगा तो वही हम्म, वीलैन का कॉन्सेप्ट सिस्को पे भी काम करेगा, वही अरुवा पे भी काम करेगा, वही जूनिपर पे भी काम करेगा, बट डिफरेंस पता है किस चीज का हो जाएगा? क्योंकि कंपनी हमेशा चाहती है हमेशा मेरी चीजें यूनिक रहे, तो कंपनी क्या करती है, नेमिंग कन्वर्जन डिफरेंट कर देती है। ठीक है, हो सकता है जो यस। चीज आप यहाँ पे वीलैन के नाम से पढ़ो, वहां पे अरूबा पे इसी कॉन्सेप्ट को टैग्ड और अनटैग्ड पोर्ट के नाम से बताएंगे।
तो नेमिंग कन्वेंशन डिफरेंस हो सकता है, बट कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आप ट्रबल शूटिंग भी कर लोगे। और कमांड तो मैं कभी भी कहता नहीं हूँ किसी से सीखो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ज्यादा याद हो जाए। आपको कभी इंग्लिश में ऐसे रटना थोड़े पड़ता होगा कि हेलो सर माय क्वेश्चन इज दिस, ये कभी आपने कहीं बुक में लिख लिख के याद थोड़ा किया होगा। ये तो आप जैसे जैसे उसको इंग्लिश को पढ़ते गए, बोलते गए, सीखते गए, वैसे वैसे याद होता गया। सेम उसी तरीके से कमांड्स भी हैं। कमांड्स आपको याद नहीं करनी है, इतनी प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो, कमांड आपको रट जाए। ठीक है, याद नहीं करनी पड़ेगी। और आगे जाके दूसरी कंपनी के वेंडर की डिवाइस यूज करोगे, कमांड ही तो डिफरेंट होगी। सारे के सारे कॉन्सेप्ट तो आपको ऑलरेडी क्लियर है। आपको पता है कि स्विच कैसे काम कर रहे हैं, आपको पता है राउटर कैसे काम कर रहे हैं, आपको पता है फायरवॉल का क्या रोल होता है। सारी चीजें जब क्लियर होंगी तो किसी भी वेंडर का डिवाइस आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। कमांड ही तो देखनी पड़ेगी, उसके लिए इंटरनेट यू ऑलवेज है। सर ठीक है, ओके सर, गुड। ओके। एनी अदर डाउट्स, एनी अदर क्वेश्चंस किसी का भी? सर एक क्वेश्चन था, डीएचसीपी में हम लोग कौन सा आईपी यूज करता हो, IPv4 और IPv6? डीएचसीपी जो सर्वर है उसमें कौन सा आईपी यूज होता है डिवाइस? तो डीएचसीपी सर्वर पे आपके आईपी वर्जन 4 वर्जन 6 दोनों यूज हो सकता है। अगर आपको, अब डीएचसीपी जो प्रोटोकॉल है इसके दो कैटेगरी आती है। अगर आप नॉर्मल डीएचसीपी बोलते हो तो ये आईपी वर्जन 4 के लिए हो जाता है। इसी कैटेगरी में, इसी सर्वर पे आप आईपी वर्जन 6 भी यूज कर सकते हो, उसको बोलते हैं डीएचसीपी V6। तो डीएचसीपी अगर आप नॉर्मल बोल रहे हो तो जनरली किसके लिए कंसिडर होता है वो? आईपी वर्जन 4 के लिए आईपी वर्जन 4 एड्रेस दे सकते हो। तो डीएचसीपी 6 V6 होता है ना, इसको आप यूज करते हो फॉर आईपी वर्जन 6 एड्रेस इंफॉर्मेशन। ठीक है, मतलब सर ये हार्ड माना जो हार्डवेयर है उसमें डिफरेंस होगा ना, हेडर में जो डिफरेंस, हार्डवेयर मैंने उनकी ले रहा हूँ थोड़ी उसके ऊपर डिपेंड करते हैं हम लोग। देखो हेडर पे डिफरेंस नहीं करता है। हाँ। अभी जब डीएचसीपी आप पढ़ोगे ना तो आप पूरा प्रोसेस पढ़ोगे कि जो आईपी एड्रेस, जैसे आप आईपी वर्जन 4 में एड्रेस कॉन्फ़िगर करने के मैंने दो तरीके बताए ना, एक तो स्टैटिक और एक डायनेमिक। आईपी वर्जन 6 में तीन तरीके होते हैं कॉन्फ़िगर करने के। एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनेमिक, एक होता है ऑटो कॉन्फ़िग। तीन तरीके होते हैं आईपी वर्जन 6 में किसी भी मशीन पे आईपी एड्रेस असाइन करने के। तो ओवर द टाइम जब आप चाहोगे वहां पे पहुंचोगे वहां तक तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली चीजें कैसे काम कर रही है। ठीक है, बट मैं बता दूं, आप एक डीएचसीपी सर्वर से वर्जन 4 और वर्जन 6 दोनों के रेंज के आईपी एड्रेस असाइन करवा सकते हो। और एक नहीं, अलग अलग नेटवर्क को भी करवा सकते हो। आप एक ही डीएचसीपी सर्वर के थ्रू 10 के नेटवर्क को, 20 के नेटवर्क को, 30 के नेटवर्क को, अलग अलग नेटवर्क को भी आईपी एड्रेस प्रोवाइड करा सकते हो। आई विल टेल यू हाउ टू कॉन्फ़िगर दिस, कैसे कॉन्फ़िगर करना है, क्या क्या चीजों की सावधानी रखनी है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, रिकॉर्डेड वीडियो और पीपीटी कैसे? देखो जितने भी हम टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो भी मैं नोट्स आपको दिखाऊंगा, पीपीटी दिखाऊंगा, ये सारे के सारे आपको पोर्टल पे अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, बट आई विल ऑलवेज रिक्वेस्ट यू, हमेशा रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप अपने खुद के नोट्स भी प्रिपेयर करो। मेरे नोट्स मेरी एक्सपर्टीज को शोकेस करते हैं, आपको उससे फायदा उठाना है, बट अपने खुद के भी नोट्स प्रिपेयर करने हैं, जिससे कि लास्ट मोमेंट पे आप बस एक आंख नजर से देखो तो आपको सारी की सारी चीजें याद रहे। इंटरव्यू के टाइम में कभी कभी आप ब्लैंक हो जाते हो, तो ब्लैंक ना हो इसलिए खुद से भी नोट्स प्रिपेयर करना ट्राई करना। ठीक है सर, आर वी लर्निंग ट्रबल शूटिंग फॉर दिस कोर्स आल्सो? ट्रबल शूटिंग का इतना फोकस नहीं रहेगा सिंस इट्स अ फंडामेंटल लेवल और काफी सारे लोग नॉन आईटी बैकग्राउंड से हैं, तो हम इसके बेसिक भी समझेंगे। ट्रबल शूटिंग आपकी नॉलेज पे डिपेंड करती है, कितना आपने काम किया है। डीएससीपी पे आपको पता है क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसके पहले आपको डीएससीपी का पूरा स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, डीएससीपी काम कैसे करता है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ठीक है, एनी अदर डाउट्स और कोई क्वेश्चन? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, अगर आपको ऑप्शन आ रहा होगा वहां पे आप वर्बली भी पूछ सकते हो, यू ऑलवेज हैव अ चैट बॉक्स ओवर देयर। ओके, तो आई, हाँ यश आवाज आ रही है अभी आपको? यश यस ना, अनम्यूट कर रहे हो आप, बट आपकी आवाज नहीं आ रही है हमारे पास। एक बार वो जो ईयरफोन वगैरह है, उसको रिमूव करके ट्राई करो ना एक बार, पॉसिबल है तो। ठीक है, अगर वो भी नहीं हो पा रहा है यू कैन हैव अ चैट बॉक्स, आप वहां पे मैसेज डाल दो, आई विल सी इट एंड रिप्लाई। एनी अदर क्वेश्चंस, एनी अदर डाउट्स?
या फिर हम आज के लिए यहीं पे क्लोज कर सकते हैं? ओके, currently I'm a desktop engineer and CC ने help me to grow in career. देखो सिंपल सी चीज मैं समझाऊं आपको, when you're a desktop engineer आपको play around करना पड़ता है with your desktop devices. उनकी RAM में प्रॉब्लम है, प्रिंटर काम नहीं कर रहा है, आपकी डिस्क स्टोरेज फुल हो गई है, मदरबोर्ड में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, इन्हीं प्रॉब्लम्स के बीच में हम पड़े रहते हैं, है ना. बट एक टाइम की बात में आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज नॉट ग्रोइंग, ठीक है, बट डेस्कटॉप इंजीनियर के रोल पे आप एक लेवल तक ही क्या कर सकते हो, अपनी सैलरी या अपने पे को इंक्रीज कर सकते हो. एक टाइम के बाद में आपको अपना डोमेन शिफ्ट करना ही पड़ेगा टू नेटवर्किंग और सम अदर आईटी सेगमेंट. आप चाहे फायरवॉल में चले जाओ, आप चाहे सिक्योरिटी में चले जाओ, आप चाहे नेटवर्किंग के अंदर आ जाओ, आप चाहे डेटा सेंटर में ज्वाइन हो जाओ, आप चाहे सर्विस प्रोवाइडर में ज्वाइन हो जाओ, आपको एक टाइम के बाद आके आपको अपनी सैलरी में इंक्रीमेंट मिलना ही रुक जाएगा, क्योंकि एक टाइम के बाद आके डेस्कटॉप इंजीनियर उससे ऊपर आपको पे मिलेगा ही नहीं. बड़ी से बड़ी कंपनी में चले जाओगे तब भी. तो आपको स्विच तो करना ही पड़ेगा अपने डेस्कटॉप इंजीनियर रोल से अपग्रेड करके किसी नेटवर्क या किसी सिक्योरिटी इंजीनियर तक पहुंचने के लिए. सो सीसीए ने विल हेल्प यू आउट, क्योंकि अभी आपको आईटी से रिलेटेड थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो इससे क्या होगा, आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि रियल लाइफ में आपकी ये सारी की सारी चीजें, प्रोटोकॉल्स कैसे काम करते हैं. तो दिस विल हेल्प यू इन रियल टाइम डिफरेंस, ठीक है. तो यस डेफिनेटली आपको सीसीए ने कंप्लीट करके यू शुड आल्सो गो फॉर नेक्स्ट. सर आई एम फ्रेशर जस्ट ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर. तो दैट्स ओके, ये कोई वो पॉइंट नहीं, वैलिड पॉइंट नहीं है. आई विल शोकेस यू. मैंने काफी सारे ऐसे लोग को पढ़ाया है जिनके पास ऑलरेडी 5 से 8 साल का एक्सपीरियंस है एज ए नॉन आईटी, ठीक है, एंड दे करेंटली स्विच टू आईटी एंड सक्सेसफुली अभी वो आईटी पे काम भी कर रहे हैं, ठीक है. सो एज एंड नॉलेज इज जस्ट अ नंबर. अभी आप जितनी जल्दी कैरी फॉरवर्ड कर लोगे, ठीक है, उतना इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है. आपका ऑलरेडी टेक्निकल नॉलेज का बैकग्राउंड रहा है, तो वो आपको हेल्प आउट भी कर देगा फर्दर चीजों को समझने की पर्सपेक्टिव से, ठीक है. अच्छा, यश का क्वेश्चन है नोकिया राउटर एंड सिस्को राउटर में डिफरेंस. देखो मैंने से राउटर तो सारे के सारे राउटर सेम है. आप चाहे जुनिपर का उठा लो, आप चाहे सिस्को का उठा लो, आप चाहे नोकिया का उठा लो, आप किसी और वेंडर का उठा लो, हार्डवेयर वाइज, प्राइस वाइज थोड़ा डिफरेंस हो सकता है उनमें, ठीक है. किसी कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी का प्रोसेसर यूज किया होगा, है ना. सिस्को में अलग कमांड चलती होंगी, जुनिपर में अलग, नोकिया में अलग कमांड चलती होंगी, है ना. बट सारे के सारे राउटर एक ही कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं कि कैसे आपकी डेस्टिनेशन तक पैकेट को पहुंचाया जाए. जो सिंपल वर्ड में आप जिसको बोलते हो राउटिंग, जैसे गूगल मैप आपका काम करता है ना, आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए क्या करता है, शॉर्टेस्ट पाथ को क्या करता है, चूज करता है कि आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है, ये शॉर्टेस्ट पाथ रहेगा, ठीक है. इसी तरीके से राउटर्स क्या करते हैं, आपकी डेस्टिनेशन तक आपके पैकेट्स को पहुंचाने के लिए बेस्ट पाथ का सिलेक्शन करते हैं. और ये जो बेस्ट पाथ सिलेक्शन है, चाहे आप नोकिया का राउटर ले लो, चाहे सिस्को का राउटर ले लो, उन पे जो कॉन्फ़िगर होगा राउटिंग प्रोटोकॉल उस पर डिपेंड करेगा. कॉन्फ़िगर करने का तरीका दोनों पे डिफरेंट हो सकता है कि सिस्को में आपको 4-5 कमांड से काम हो जाए, नोकिया में हो सकता है वही काम 7-8 कमांड से हो. नोकिया में कमांड डिफरेंट हो सकती है, सिस्को में कमांड डिफरेंट होती है, बस इतना सा डिफरेंस होगा. अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, प्रोटोकॉल क्लियर है, कमांड्स आप नोकिया में डिफरेंट चला दोगे, कॉन्सेप्ट ऐसे ही काम करेगा. वहाँ पे हेलो मैसेजेस होंगे, वहाँ पे डेड टाइमर होगा, वहाँ पे राउटिंग अपडेट्स होंगे, वहाँ पे टेबल बनेगी, उसमें नेबर्स बनेंगे, मेंबरशिप बनेगी, सारे के सारे कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है. बट डिफरेंस क्या हो जाता है, डिवाइस का, कमांड्स का एंड बाकी सारी चीजों का. एनी अदर डाउट्स, किसी का भी कोई क्वेश्चन? नो, ओके. सो आई गेस वी आर गुड टू क्लोज फॉर टुडे, ठीक है. नो, वी आर लर्निंग फॉर सीसीएनपी फायरवॉल एज वेल, ठीक है. पहले हम सीसीएनए कंप्लीट करेंगे और सीसीएनए कंप्लीट करने के बाद में विल बी शिफ्टिंग टू सीसीएनपी एंड देन आफ्टर द फायरवॉल. तो नेक्स्ट क्लास जो भी होगा वो आपको एक बार टीम ऑलरेडी इन्फॉर्म कर देगी, वो आपके पोर्टल पे ऐड भी हो जाएगा एंड आपको वहां से पोर्टल से फिर एक लिंक मिलेगी, उसके थ्रू ही ज्वाइन करना है, ठीक है. सो दिस लिंक वाज वैलिड फॉर दिस क्लास ओनली, दिस इज अ डेमो क्लास, ठीक है. नेक्स्ट क्लास आपकी हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे. अगर सपोज कुछ बच्चे नए आ गए या कुछ बच्चों को डाउट भी होगा तो उसी नेक्स्ट क्लास में फिर हम वहां से डिस्कस करना शुरू करेंगे,
ठीक है, सो आज के लिए फिर यहीं पे फिनिश करते हैं. विल कनेक्ट अगेन इन नेक्स्ट क्लास. सो बाय, टेक केयर, सी यू ऑल, गुड नाइट. Thank you. Good night.